अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा पोर्टल्स पे रिज्यूमे आ गया, रिक्रूटर्स ने देख लिया, अब हमारे पास कॉल्स आनी शुरू हुई, है ना। तो जब हमारे पास कॉल्स आनी शुरू होती हैं तो कॉल्स के अंदर क्या होता है कि पहले तो फर्स्ट लाइन रिक्रूटर ही हमसे बात कर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा कभी कभी नॉलेज वाला होता है। देखो जब छोटी कंपनी होती है तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन अलग अलग नहीं होता है, वो कभी कभी ना बहुत सीनियर आदमी होता है वही आपको कॉल कर लेता है। बहुत ही छोटी कंपनी होती है स्टार्टअप टाइप की, तो कभी वो कंपनी के ओनर्स ही आपको कॉल कर रहे होते हैं पहली कॉल भी, ठीक है। तो क्या होता है कि आप ना सामने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं दुनिया में कम्युनिकेशन का जो वो है ना मीडियम, मतलब कम्युनिकेशन का एक इम्पैक्ट क्या होता है कि आपको कौन आपसे बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा, आपसे आगे बात करना चाहेगा नहीं चाहेगा, ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको आपसे बात करके कैसा लगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर नॉलेज थिंग, ठीक है। तो पहली कॉल जब भी आती है बहुत रिस्पेक्टफुली बात करिए। हो सकता है कि वो फर्स्ट लाइन रिक्रूटर बहुत कम नॉलेज वाला हो सकता है वो उन्हीं 4 चीजों पर बात कर रहा हो जो उसको चेकलिस्ट में दी गई। आपसे बहुत कम नॉलेज वाला हो सकता है, आप 10-15 साल के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उसने हो सकता है अभी ग्रेजुएशन पास की हो, लेकिन उसके पता है क्या है, जैसे बहुत बड़ा, आप बहुत बड़े आदमी बन जाइए, ठीक है, लेकिन आप पास ले जाना भूल गए और शाहरुख खान की शादी में आपको बुलाया गया ठीक है, और आप पास ले जाना भूल गए, तो वो जो गार्ड है ना, जो बहुत ज्यादा मतलब सोशल वैल्यू नहीं रखता है, बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं रखता है, बट फिर भी वो आपको अंदर नहीं जाने देगा और आप कुछ कर नहीं सकते। आप होंगे सुपरस्टार कहीं के, होंगे शाहरुख खान के रिश्तेदार, आप समझे मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। तो वो जो दरवाजा है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड ही खोलेगा। और अगर आप नहीं जा पाए ना, तो अगर अगर आपके पास वो नहीं है जो वो चाहता है, तो आप फिर होंगे कुछ भी, समझ गए आप मेरी बात। वो आपसे कम सोशल वैल्यू रखता होगा, वो आपसे कम पैसे रखता होगा, वो आपसे कम व्यवहार रखता होगा लोगों से, लेकिन वो आपको नहीं जाने देगा, तो नहीं जाने देगा, ठीक है, क्योंकि वो दरवाजा है आपका। तो अभी मेरी बात मेरे ख्याल से समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो जो फर्स्ट लाइन रिक्रूटर है, अगर उसके बैरियर को आप पार नहीं कर पाए, जो वो चाहता है वो नहीं बोला जो वो है, तो उस फर्स्ट लाइन रिक्रूटर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो आपको अंदर न जाने दे। और अगर आप चाहे सुपरस्टार होंगे, लेकिन अगर वो सेकंड लाइन रिक्रूटर के पास नहीं जाएगा, वो टीम लीड के पास, टेक्निकल के पास नहीं जाएगा आपका रिज्यूमे, तो कोई फायदा नहीं है, आप चाहे होने दो आप सुपरस्टार। तो आपको पहली बात तो ऐसा रिज्यूमे बनाना पड़ेगा जो उसके समझ में आए, और दूसरा ये कि आपको उसको इम्प्रेस करना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, ये करके उसको लगना चाहिए कि हाँ, आप पहली बात उसको ये जताना पड़ेगा कि मैं भागूंगा नहीं बीच में से, आई डोंट हैव 10 ऑफर्स, एक बात। दूसरी बात कि मैं बहुत सीरियस हूँ इस जॉब के लिए। और तीसरी बात, आपको उसका एटीट्यूड, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि यार जिसको जैसा कहेंगे ना वैसा कर लेगा, ठीक है, इसका जब इंटरव्यू करवाएंगे तब कर लेगा ये वो, ठीक है। तो वो फर्स्ट लाइन रिक्रूटर को, आपके फर्स्ट लाइन रिक्रूटर जो होते हैं बेसिकली आपका एटीट्यूड चेक करने के लिए और आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए होते हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल उन्हें नहीं आता होता है, अगर वो फर्स्ट लाइन रिक्रूटर सच में है। अगर वो थोड़े बड़े हैं तो फिर अलग बात है। तो फर्स्ट लाइन रिक्रूटर है, उससे बहुत रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, सर मैम करके बात कीजिए, चाहे वो आपको लग रहा है कि वो आपसे छोटा, ठीक है। उसके बाद जितना उससे फ्रेंडली हो जाओगे आप, वो उसकी इतनी हेल्प कर देगा। उसे मालूम है दिन भर में 10 रिज्यूमे वो आगे भेज रहा है, और उसके पास रिज्यूम, अगर वो कंसल्टेंसी वाला है, मैं से बोल रहा हूँ, अगर वो कंसल्टेंसी वाला है या कंपनी वाला है, तो अगर कंसल्टेंसी वाला है तो वो दिन भर में 10 रिज्यूमे एम्प्लॉयर को भेज रहा है, और वहां से 6 रिज्यूमे रिजेक्ट होकर आ रहे हैं। तो उस रिज्यूमे के रिजेक्ट होने के रीजन उसे पता है कि क्यों हो रहे हैं, तो वो आपको ये बता देगा कि अपने रिज्यूमे में ये डाल दो, समझ गए। और कभी कभी अगर आपने कह दिया और आप अच्छा लग गया आपको उसका एटीट्यूड, उसको आपका एटीट्यूड, तो हो सकता है कि वो आपके बदले डाल, वो थोड़ा सा चेंज करके आपको डाल दे। और हो सकता है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस भी, क्योंकि कैंडिडेट निकलता है बाहर, उससे पूछते हैं वो लोग क्या पूछा था, कैसे पूछा था। तो देखो टेक्निकल है, अगर उसको आ गया तो ठीक है, अगर उसे नॉन टेक्निकल भाषा में अगर कुछ उससे पूछ लिया गया कि बताओ तुम नीचे आए तो ऊपर से नीचे आए तो अभी मेरी आवाज चली गई थी क्या आप लोगों के लिए? यस सर। ये सब कहाँ बीच में तक? से आवाज चली नहीं गई सर, थी पूरा सर। बंद ही हो गया था। अच्छा, कहाँ तक सुना था आपने?
हाँ, कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? सर वही बात करने का इससे। सॉरी, फ्रंटलाइन रिक्रूटर। हाँ, तो बस सिर्फ इतना ही है कि फ्रंटलाइन रिक्रूटर जो है ना, वो उसको आपको सेटिस्फाई करना है, उसके एटीट्यूड को, और ये देख लेना है कि कैसे हम उसको इम्प्रेस करें सर मैम करके बात करके। ठीक है, अब थोड़ी मैं आपको ध्यान ले रखने वाली पॉइंट्स बता रहा हूँ। वेन एवर यू, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंटरनेट में इशू है, हम लोग वेट कर लेते हैं, एक बार स्टेबल हो जाए कनेक्शन जरा। सर मेरे को कॉल आई थी एसेंचर से और एक और कंपनी से कॉल आई थी। तो वो जब पूछे तो सबसे पहले उनका यही क्वेश्चन था कि आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग का, बजटिंग का, फोरकास्टिंग का आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको इस चीज में कितना एक्सपीरियंस है, आपका पुराना एक्सपीरियंस होगा जो भी है, इस चीज का कितना एक्सपीरियंस है। तो उसमें मैंने बोला सर मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें बोले ठीक है, और फिर उन्हें कॉल काट दिया। सो वहां कैसे टैकल करना चाहिए सर उस चीज को, वो सारी बातें थी इम्पोर्टेंट। वो मैं करूंगा अभी बाद में आपसे बात इस बारे में। ठीक है, मुझे पता नहीं, अभी याद नहीं है कि आपका क्या प्रोफाइल है, मैं उसके हिसाब से फिर आपसे बात करूंगा। हर एक के लिए अलग अलग आंसर होगा इस बात का, तो इसलिए मैं अभी बहुत ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, 1 to 1 बताएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा इस बारे में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम फिर से वापस वहीं से। जो फर्स्ट लाइन रिक्रूटर है ना, वो दो तरह के होते हैं, एक तो कंसल्टेंसी के होते हैं, ठीक है, और एक होते कंपनी वाले। ठीक है, तो अगर आप कंसल्टेंसी के रिक्रूटर से बात कर रहे हैं तो वो यूजुअली कम टेक्निकल होते हैं, उनको कम पता होता है। लेकिन वो जैसे अभी आपने बताया कि सर उसने कहा कि आपको एक्सपीरियंस है, उसने कहा नहीं है, नहीं है तो फिर रख दिया उसने। ठीक है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो कंसल्टेंसी वाले लोग होते हैं उनको सख्त हिदायत होती है कि भाई तुम्हें पैसा दे रहा हूं, 1 महीने की सैलरी कंपनी वाले देते हैं ना, कंपनी वाले कंसल्टेंसी को पैसे देते हैं, तो कहते हैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं भाई 50,000 1 लाख रुपए एक बंदे को हायर करने का, तो मुझे बिल्कुल सुपरमैन दो। उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसको ये भी होना चाहिए, वो जल्दी ज्वाइन भी करना चाहिए, तभी तो 50,000 देंगे, वरना तो हम कोई भी ढूंढ लेंगे इरेलेवेंट एक्सपीरियंस वाला। समझ गए आप मेरी बात? तो दोज पीपल हु आर फ्रॉम अ कंसल्टेंसी और समथिंग, दे आर गिवन अ सख्त मतलब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू गिव मी दिस काइंड ऑफ गाय। एक चेकलिस्ट होती है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो वो आपसे बात करेंगे, नहीं है तो खत्म। क्योंकि वो 50,000 1 लाख रुपए लग रहे हैं ना उसके। ठीक है, जो रिक्रूटर है उसको तो सुपरमैन चाहिए, फिर अगर वो 1 लाख रुपए दे रहा है, उसको 50,000 रुपए दे रहा है, वट एवर, मतलब जो 8.33% इज इक्वल टू योर 1 मंथ सैलरी। ठीक है, तो कंसल्टेंसी से कम उम्मीद होती है कि वो रिलेवेंट वालों को चलवा देंगे। ठीक है, लेकिन कंपनी से जब कॉल आती है तो उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि चलो देख लेते हैं यार, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप फ्री मिल रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा कि जब रिक्रूटर की कॉल आएगी तो उसके एटीट्यूड और सबसे थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकते हैं, बट अगर कंपनी की कॉल आएगी तो उनके पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उनको इंप्रेस करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, जो कंसल्टेंसी वाला होता है वो आपके रिज्यूमे पे ज्यादा फोकस करता है, जबकि जो कंपनी वाला होता है वो आपके एटीट्यूड पर और आपकी स्किल सेट पर ज्यादा फोकस करता है, और उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि चलो कुछ नहीं है प्रीवियस एक्सपीरियंस रिलेवेंट, फिर भी चलो एक बार दिखा लेते हैं, मैंने इतनी अथॉरिटी होती है, तो कंपनी वाले को ज्यादा वो करने की कोशिश कीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा एक माइनर पॉइंट है और बहुत मेजर इशू क्रिएट करता है। पहली बात, वेन एवर यू गेट अ कॉल and that is from some company and you are not in a position to talk, don't talk. आपका मैनेजर बगल में बैठा है, आप क्यूबिकल में बैठे हैं अपने, आपका मैनेजर बगल में बैठा है, आपका पीयर बगल में बैठा है, आपका कलीग बगल में बैठा है, और आप नहीं बात कर पा रहे हो, लेकिन उधर से कॉल आया, हाय दिस इज मेघना कॉलिंग फ्रॉम एक्सेंचर, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर सम फाइनेंशियल एनालिस्ट पोजीशंस, सो आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज? यस मैम। सो व्हाट इज योर करंट सीटीसी? 5. What are you expecting, ma'am? 7. What is your notice period? ठीक है, ऐसे अगर आप बोलोगे तो आपके जो बगल वाला ना वो गधा नहीं है, वो भी कल यही काम कर चुका है। समझ गए? तो आप ये मत सोचिए कि मैनेजर को कुछ पता नहीं चल रहा, आप 5 बोल रहे हो, 2 बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो, ठीक है, उसको सब समझ में आता है। तो बेटर है कि आप ये 30, 20, 1 डे, 5 वीक्स ये ना करो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि मैनेजर आपका ना वही करके पहुंचा वहां पे। ठीक है, तो पहली बात,
कि इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन दैट मैनर, कंफर्टेबल मैनर, मत बात कीजिए। आप सीधे बोलिए आई एम इन द वर्क राइट नाउ, कैन वी एवर टॉक आफ्टर 1 hour or so, या 15 minutes or so, या 14 minutes or so, whatever, ठीक है, और गिव मी योर नंबर, I'll give you a call back, ठीक है, so that at your comfortable time आप उससे बात करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे 30, 25, 9, 2, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, आप उसको समझ में नहीं आएगा और आपके मैनेजर को समझ आ जाएगा ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो एक तो ये बात हो गई जब आप अपने ऑफिस में हैं। जब आप बाहर हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप मेट्रो में हैं, आप कहीं लोकल में हैं, एंड यू आर नॉट, है ना, तो अगर इफ यू नॉट एबल टू टॉक इन दैट मैनर कि पीछे से बहुत नॉइस नहीं आ रहा है और दैट वे कर सकते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पीछे से नॉइस आ रहा है, पीछे से ढोल बज रहा है, पीछे गणेश पूजा हो रही है और आप लगे हो हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसे, अनइफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट अ कम्युनिकेशन, ठीक है, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को ऐसे करना है कि जैसे मतलब व्हाट यू कॉल, आपको अपने आप से ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कंफर्टेबली बात कर सकते हैं आप तभी बात कीजिए, ठीक। तो आपको बता रहा हूं, आपको फोन पे बात कीजिए, बहुत प्यार से बात कीजिए, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते नहीं करो, लेकिन जब भी करो तो इफेक्टिवली करो, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अब हो गई बात, प्रॉपरली बताइए, एक्सपेक्टेड सैलरी का नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए, एज पर द कंपनी नॉर्म्स, एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म, एज पर द ये सब ना, ये मैनिपुलेटेड चीजें होती हैं, आगे चल के इसमें दिक्कत होती है। यू शुड हैव वन नंबर इन योर माइंड, ठीक है, आप ये बोलो और विद नेगोशिएशन, नेगोशिएबल ऐसे करके बोल दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा, ठीक है। आप 5 लाख बोल रहे हो तो वो पहले ही मान लेता 4.5 लाख में आ जाएगा, ठीक है। आप 10 लाख बोल रहे हो तो मान लेता है ये 8, 8.5 में फिक्स हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो नेगोशिएबल बोलने का मतलब है आई एम ओपन टू नेगोशिएट, ठीक है। लेकिन यू शुड हैव वन फिगर इन योर माइंड, क्योंकि वो फिर आगे चल के दिक्कत करे, वो सोच ले एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री नॉर्म जनपैक्ट का 22,000 रुपए है, 17,000, 14,000 और 12,000 रुपए भी है, इंडस्ट्री नॉर्म है, प्रोसेस एसोसिएट के लिए देते हैं 12,000, ठीक है। तो वो आपके इंडस्ट्री थोड़ी फिट हो जाएगा, आप समझिए मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि यू शुड हैव वन फिगर इन योर माइंड, अगर होता है उसको, उसके बजट में आ रहा है तो वो बता देगा, नहीं है तो फिर क्यों उसमें अपने एफर्ट उसके और अपने डालने हैं, ठीक है, ये बात। दूसरी बात, ये बड़ी बात बता रहा हूँ, हालांकि मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन अभी याद आ रहा है तो बता दे रहा हूँ, जब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर नहीं है तब तक आपकी जॉब नहीं है, चाहे आपके पास एक कंफर्मेशन आ गई कि हाँ हाँ आज हम रात को ऑफर लेटर भेज देते हैं, इवन इफ बाय 8 o'clock यू हैव द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू और 8 बज मतलब 7:59 तक आपके पास कोई ऑफर लेटर नहीं आया है, इवन इफ यू गॉट अ वर्बल कॉल, स्टिल डोंट बिलीव ऑन अ रिक्रूटर, बिकॉज रिक्रूटर कंपनी का मालिक नहीं है। रिक्रूटर को पीछे से जब तक साइन होके सब कुछ मिल ना जाए और आपके इनबॉक्स में आ ना जाए तब तक आप उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए कि वो आपको जॉब दे सकता है या नहीं। वो फिर वही हैवी हैवी वर्ड बोल देगा, और हैंड्स आर टाइड, यू नो वी हैव टू अबाइड बाय द कंपनी पॉलिसी, वो बहुत सीखे होते हैं, वो सारा दिन उनका काम है, ठीक है। तो जब तक आपके पास फाइनल ऑफर लेटर नहीं आ जाता है तब तक आप रिजाइन लिखने की गलती कभी ना करें, इवन इफ यू हैव अ वर्बल कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन, स्टिल नहीं करना है आपको, ठीक है। उसको जरूरत होगी तो पहले ऑफर लेटर भेजेगा, किसी के वर्बल कम्युनिकेशन पे कभी भी रिजाइन नहीं लिखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हो गया ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद आपका कॉल आएगा, ठीक है। तो आपके पास जब कॉल आएगा तो कॉल में 2 तरीके से आएगा कॉल, या तो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और या तो फिर आपके वर्चुअल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, है ना, वीडियो इंटरव्यू जो जूम पे होता है। तो देखो अच्छा सब कुछ होता है ना, लेकिन बहुत अच्छा हो तो मजा आता है ना। तो क्या होता है, कल कल की एक इवेंट इंसिडेंस बता रहा हूँ, परसों एक शादी थी हमारे यहाँ, मतलब एक कोई रिलेटिव के यहाँ, तो एक बंदे ने 1100-2100 जो भी इन्वेलप बनता है वो लिया, ठीक है, उसने इन्वेलप डाल दिया और हम ढूंढ रहे हैं कि नए नोट मिल जाए, दोनों की वैल्यू 2100 रुपए है, ठीक है। जब किसी के हाथ में जाएगा तो बोथ आर 2100, राइट, बट
एक आदमी नए नोट दे रहा है, एक आदमी पुराने नोट दे रहा है, ठीक है। 2100 की वैल्यू में भी प्रेजेंटेशन का डिफरेंस हो गया। आप समझे मेरी बात? तो ना सिर्फ आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, बल्कि इंटरव्यू से भी एक चीज प्लस एक्सपेक्ट करता है आदमी। समझे मेरी बात? यानी कि 10 क्वेश्चन के जवाब तो देने हैं, बट 10 क्वेश्चन के जवाब नए नोट में देने हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन के जवाब पीछे वाला दे जा चुका। समझाता हूँ। जब आपका वर्चुअल इंटरव्यू होता है, जैसे मैं आपके सामने बैठा, ठीक है, जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो आपको लग रहा है बिल्कुल सही सर बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसमें आपको कमी बताता हूँ, बताऊं? देखो, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और अगर मैं आपसे ऐसे बात करने लगूं, बताइए कैसा लगेगा? ठीक है। और देते हैं लोग ऐसे इंटरव्यू, ऐसा नहीं है कि ऐसे इंटरव्यू नहीं देते लोग, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी इंटरव्यू देते हैं, ऐसे बैठे हैं इतनी दूर, ठीक है, ऐसे भी इंटरव्यू देते हैं। मैंने देखा है लोग ऐसे भी इंटरव्यू देते हैं, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। तो आपको ये, और ये तीनों में ही इंटरव्यू दिया जा सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं है। देखो अभी जैसे पोस्टर है मेरा, आपको कोई खराबी लग रही है इसमें? नहीं लग रही, राइट? अगर मैं अभी ऐसे आ जाऊं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, ठीक है। इसमें थोड़ी थोड़ी लग रही होगी क्योंकि ये पाइप दिख रहा पीछे से, ठीक है। लेकिन एक आइडियल जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो आपका जो ये लैपटॉप है, ये लगभग 90 डिग्री से 92-95 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ठीक। ये जो ऐसे खुलता है ना हमारा लैपटॉप, तो लैपटॉप का जो स्क्रीन है ये 95 डिग्री 95 डिग्री के आसपास ओपन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे अगर ओपन कर लोगे, टिल्ट, आप देख रहे हो ना, मतलब ये दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अपर साइड, है ना, जो एंगल ज्यादा हो गया। तो आप इसको परपेंडिकुलर लोकेशन में रखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा रख लेंगे तो चल जाएगा काम, है ना। जैसे हम लोग गाड़ी की ड्राइविंग सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट करते, ज्यादा नहीं करते, वैसे ही करीब 95 डिग्री के आसपास। उसके बाद आप अगर ये ध्यान रखोगे कि आपका जो लैपटॉप है ये इसका पोजीशन, यानी कि जो इसका अपर्चर है लैपटॉप का, वो अपर्चर, ये जो आपका स्क्रीन ये होता है, ये जो ये कैमरा है, मैंने कैमरा पे फिंगर लगाया, ठीक है। इस कैमरा का अपर्चर अगर आपके अपर हेड के बराबर है, अभी ये थोड़ा नीचे ही है मेरा लैपटॉप, अगर इसके अपर हेड जहां आप टीका लगाते हो, ठीक है, इसके बराबर है, तो ये बिल्कुल सही पोजीशन है। ये देखो, ये वाली पोजीशन जो होती है, अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सही पोजीशन होती है इंटरव्यू देने की, ठीक है। अगर आपके में ऊपर की तरफ है, हमारे अब तो नए लैपटॉप्स में नीचे भी आता है, तो आप फिर तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसका एंगल हिसाब से आपको सेट करना है। बस आप ये समझ लो कि आपका हेड से हल्का सा नीचे, मतलब करीब 1-2 इंच नीचे, अगर जो लैपटॉप है इसका टॉप है ना, टॉप बॉर्डर जो है वो आपके माथे के बराबर होगा, तो बहुत अच्छा पोस्चर आता है। बाकी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखें, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने और ये तो समझ गए होगे आप। तो ये वर्चुअल इंटरव्यू का पहला एटिकेट ये है कि आपको पहली बात तो आप जो हेड हाइट पे रखना है। दूसरी चीज, आपको थोड़ी टेक्निकल बातें बता रहा हूँ। जब भी आपको लैपटॉप, जब भी वर्चुअल इंटरव्यू है आपका, उससे 1 घंटे पहले लैपटॉप को ऑन करके छोड़ दीजिए। मेरे साथ क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, जब भी मेरी क्लास होती है वो 5-7 मिनट लेट होती है। जब भी मैं कहूंगा कि 11:30 बजे, तो 11:40 को होगी। जब भी मैं कहूंगा 11:40, तो 11:50 हो जाएगी, ठीक है। ये बातें बताने के लिए, वही बात, मेक इन इंडिया एंड रोल्स रॉयस, है ना वही है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट मैं खुद में थोड़ा सा कई बार हो जाता है, बिकॉज आई हैव वेरी टाइट शेड्यूल। तो क्या होता है कि जब भी मैं अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ, ये ऑफिस वाला, मतलब आप लोगों को वाला, जैसे ही ओपन करूंगा वो अपडेट पे चला जाता है, ठीक है, विंडो अपडेट पे चली जाती है। डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, वो 15 मिनट लगा देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि समय वेस्ट होता है ना। और आपका इंटरव्यू है 11:10 पे, 11:15 पे, और 11:05 पे, 11:10 पे आपने वो किया, और उसके बाद वो विंडो अपडेट पे चली गई। क्या कर लोगे आप, बताइए? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। सो क्या करना है, 1 घंटे पहले लैपटॉप को ऑन कर लो, लैपटॉप को ऑफ कर लो, शट डाउन कर लो, सारे अपडेट होने होंगे, हो जाएंगे उसी समय। उसके बाद दोबारा से ऑन करो और ऑन करके छोड़ दो। और रिमेंबर, ड्यूरिंग द एंटायर इंटरव्यू यू शुड हैव योर कनेक्शन प्लग्ड इन, ठीक है।
100% है ना लैपटॉप, फिर भी लेना चाहिए प्लगइन। ठीक है, देखना चाहते हो? मुझे पता नहीं कि आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, आप लोगों को फील होगा कि नहीं। यहाँ मैं कनिका को दिखाता हूँ। कनिका देखो आप, अभी ये लैपटॉप प्लगइन है, ठीक है, इसका हो गया ना, ठीक है। तो whenever you are going to appear for an interview, you should always plug in your this thing, ठीक है, चार्जर हमेशा प्लग इन रहना चाहिए, इवन इफ दैट इज 100%। ठीक है, दो चीजें होती हैं इससे, इससे आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है। अगर कभी आपकी बैटरी लो हो तो आप देखना कि आपका इंटरनेट भी स्लो हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेट अपना अगर अच्छा चाहिए तो। दूसरी बात, यू शुड ऑलवेज कीप, मैं जो बोल रहा हूं अगर इसको लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं बता सकता ये बात, और रिकॉर्डिंग पता नहीं आपको मिलेगी। थर्ड थिंग इज, यू शुड ऑलवेज कीप योर फोन विद यू इन अ साइलेंट मोड। साइलेंट नहीं, वो थोड़ा सा वाइब्रेशन या बहुत लो साउंड पर, बिकॉज अगर किसी भी वजह से आपसे ड्यूरिंग द कॉल कोई बात करना चाह रहा है, कभी हैंग हो गया, कुछ हो गया, या कोई दूसरा पैरेलली आपसे बात करना चाह रहा है, तो आपके पास वो फोन सामने होना चाहिए। ठीक है, सो दैट, ये बात हो गई। दूसरी बात, हमारी ना जिंदगी में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे ही हमारा वीडियो इंटरव्यू शुरू होता है, कुछ होता है, तो मम्मी के कुकर की सीटी बज जाती है ना, मम्मी के कुकर की सीटी बज जाती है, घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको रोना उसी समय है। ठीक है, और क्या कहते हैं, घंटी बजाने वाले, कूड़ा लेने वाले, ठीक है, ये सब आ जाते हैं उसी समय, आ जाते हैं सारे। ठीक है, रिश्तेदार आ जाएंगे, अरे बहुत दिन बाद आए। ठीक है, ये हम लोगों में होता है। ठीक है, तो क्योंकि सैटरडे संडे इस तरह के जो भी हैं, ठीक है, नीचे नहीं तो अगर अगर हमारा घर जैसे वैसे गली वली में है, सोसाइटी में नहीं है, जैसे वैसे ऐसे घर है, तो फिर वो आ जाती है सब्जी वाले, कबाड़ वाले, नीचे से वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, इस तरह की साउंड बहुत सारी आती हैं। तो मेक श्योर कि आप बंद कमरे में ही ये सब कुछ करें। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जो स्क्रीन है उसकी हाइट मैंने बता दी। स्क्रीन की एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पीछे ये जो आपका बैकड्रॉप है, इस बैकड्रॉप पर आपकी शेडो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपकी शेडो नहीं आनी चाहिए, इस बैकड्रॉप पर आपकी शेडो नहीं आनी चाहिए। कैसे करना है आप जानते हैं। ठीक है, और ये कब नहीं आएगी, जब आपके ऊपर से लाइट जल रही होगी, आपके सामने लाइट जलेगी तो इसकी शेडो आएगी पीछे। ठीक है, देख लेना कैसे करना, मुझे नहीं पता। एक बात, दूसरी बात, आपकी शेडो के अलावा जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग बात होती है, वो होती है आपके कमरे में पंखा चलना। वो कमरे में पंखा आपके नहीं चलना चाहिए, इससे आपको भी नींद आती है, और जो इनबिल्ट नॉइस होता है वो आपकी आवाज में जा रहा होता है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन आपके कमरे में पंखा नहीं चलना चाहिए, और अगर विंडो एसी है तो कोशिश करें कि वो भी ना चले। ठीक है, कमरा पहले से ठंडा कर लो, और ना चले तो ज्यादा ठीक है, उसका भी एक इनबिल्ट नॉइस है जो जा रहा होता है उसके अंदर, स्प्लिट है तो चलेगा। फिर उसके बाद यहां पर हमारे बैकड्रॉप पर कोई भी एनिमेटिंग चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई कैलेंडर उड़ रहा है, ठीक है, कोई फोटो बनी है जिसमें दिमाग लग रहा है, कोई घड़ी है उसका पेंडुलम हिल रहा है, कोई पर्दा हिल रहा होता है, पर्दे तो बहुत हिल रहे होते हैं, हम लोग जो अमली पीछे पर्दे के आगे बैठ जाते हैं, तो पर्दा नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, कोई कोई भी एनिमेटिंग चीज नहीं होनी चाहिए, और घड़ी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपके पीछे ना ही हो कुछ तो ठीक, खिड़की दरवाजा ना हो तो ठीक, पता चला छोटी सी रोशनी आ रही है, खिड़की दरवाजा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिस पर ध्यान जाए आपके अलावा, और पीछे निकलने की जगह ना हो कि बच्चा आ रहा है, चाचा अच्छा, अरे अरे, फिर मम्मी आई पकड़ के ले गई, चाचा बेटा इंटरव्यू दे रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके। ये सब मैं अपनी आप भी बता रहा हूँ, सब होता है, हमारे साथ भी होता है, हम क्लास ले रहे होते हैं या कभी मीटिंग में होते हैं तो पूरा होता है सब। ठीक है, ये नॉर्मल है बहुत, इसलिए मैं आपको बचने के तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो भोगी हैं इससे। तो आपको अपने पीछे इतनी जगह नहीं रखनी, कोई निकल जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात है। अपने पास एक बार पानी जरूर रखिएगा, पानी की बोतल शीशे के ग्लास में, हम लोग स्टील वाले पीते हैं, वो शीशे में अच्छा नहीं लगता है अगर आप पी रहोगे सामने, तो यू शुड ऑलवेज हैव अ बॉटल और अ ग्लास। ठीक है, ग्लास मतलब ग्लास का ग्लास है। उसके बाद वीडियो इंटरव्यू हो जाएगा जैसे तैसे, जैसे भी करके।
ठीक है। फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद थैंक यू। हाँ, अब अटायर पर आ जाता हूँ। अटायर हम लोगों ने लॉकडाउन में क्या सीखा कि जब हमारी वीडियो कॉल होती है तो कोट शर्ट ऊपर और नीचे है पजामा, है ना होता है ना, ये गुण आ गया हमारे अंदर। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, अपीयर करोगे जब भी, हमेशा फॉर्मल अटायर में, शर्ट कोट पैंट टाई वॉट एवर, ठीक है, विद शूज बोल रहा हूँ, शूज जो दिखने नहीं वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो शूज भी होने चाहिए विद सॉक्स। क्यों बोल रहा हूँ, आपका अटायर अगर ऑफिशियल है ना, आपके मुंह से लैंग्वेज भी ऑफिशियल तभी निकलेगी। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ ये बात। आप देखो, आप लोग कभी अपने होम टाउन जाते हो, दोस्तों के साथ होते हो, तो आपको कोई ऑफिस से भी कॉल आता है ना, तो आप कभी कभी लोकल भाषा में बोल जाते हो, है ना। हम यहाँ पर हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं कानपुर से हूँ, बेसिकली मेरे बॉर्न बॉर्ड कानपुर का, वैसे तो दिल्ली बहुत साल हो गए रहते हुए, हो गए होंगे। लेकिन अब भी आज अगर हम, जैसे कानपुर में मैं को हम बोला जाता, हम जा रहे हैं, हम किधर जाएंगे, किधर, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग मैं करके बोलते हैं। तो जब मैं कानपुर में होता हूँ, आप मुझे कॉल करोगे कि अरे अंकुर सर कहाँ हो आप, तो मैं कहूँ अरे हम यार यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद याद आएगा नहीं यार ये तो दिल्ली से कॉल है या ऑफिशियल कॉल है, फिर हम मतलब थोड़ा अटेंटिवली यार मैं वहां पर, ठीक है, समझे आप मेरी बात। तो आप जैसे उस समय पर्सनली आप जैसे होते हैं ना, प्रोफेशनली आप थोड़ी देर के लिए वैसे हो जाते हैं, आप समझे। तो पर्सनली आप पजामे में हो ना, तो आपके मुंह से मम्मी से जैसी भाषा हो रही होती है ना, वैसी भाषा में आपकी आवाज निकले। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा प्रोफेशनल अटायर में ही बैठना है, इंक्लूडिंग शूज। ठीक है, बिस्तर पर बैठकर इंटरव्यू मत देना। तो चौकी में रख के बिस्तर पर इंटरव्यू देने लगते हैं हम लोग, वो सब मत करो। टेबल चेयर में बैठकर ही इंटरव्यू दो, डाइनिंग टेबल पे कहीं भी कैसे भी करके मतलब जुगाड़ करो, ठीक है, लेकिन हमेशा टेबल चेयर पे बैठ के दे। वो जो बिस्तर में देते हैं वो सबसे गंदा इंटरव्यू होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर जो बिस्तर में इंटरव्यू। ठीक है, तो कैसे करना है वो आप देखो, लेकिन मुझे बिल्कुल सहानुभूति नहीं है उन लोगों से जो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो एक टेबल चेयर का इंतजाम करो, मांग लाओ किसी से, कुछ भी करो, हमें नहीं पता, लेकिन आप करो ऐसे ही। ठीक है, फिर उसके बाद और बहुत फॉर्मल अटायर में टाई वाई लगा के अच्छे से। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं इंटरव्यू से बाहर। ये वर्चुअल इंटरव्यू हो गया। कोशिश करें जिससे बात हो रही है उसका नाम जरूर हो आपके पास, एक दो बार बीच में स्क्रीनशॉट लोगे, नाम पता चल जाए। ठीक है, तो बस इतनी बात। जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो बार बार आप इधर उधर देख रहे होंगे तो डिस्ट्रैक्शन होता है, और वो अच्छा सामने वाले को भी नहीं लगता, उसको लगता है चीटिंग कर रहा है, पीछे से सामने से कोई बता रहा है या कुछ भी है। ठीक है, तो अपने घर वालों को सख्त इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि व्हाइल आई एम इन अ मीटिंग डोंट कॉल मी, डोंट आस्क मी फॉर टी पानी। ठीक है, दरवाजा बंद कर दूंगी ना कर दूं, खिड़की बंद कर दूंगी ना कर दूं, गर्मी लग रही होगी एसी चला दूंगी ना चला दूं, इतना कंसर्न होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही बता देना सबको कि भैया कोई भी मेरे से किसी भी बारे में मत पूछे जब तक मैं बोलूं नहीं। ठीक है, एक जरूर बात ध्यान रखिएगा, लाइट चली जाती है अक्सर, ठीक है, पावर कट हो जाते हैं अक्सर, तो उसका क्या इंतजाम करना है ये आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें ना इंतजार कर रही होती है बस इसका इंटरव्यू हो और मैं जाऊं ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ। पावर कट हो जाते हैं, ऑटो कट हो जाता है, तो जब तक आपका इन्वर्टर ऑन होता है तब तक, या आपका जो पावर बैकअप है सोसाइटी का वो ऑन होता है तब तक के लिए क्या अरेंजमेंट है वो आप देख लीजिएगा। चलो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू है। फेस टू फेस इंटरव्यू में सबसे जो बड़ी बात है वो क्या होती है, फेस टू फेस इंटरव्यू का एक वो होता है कि फेस टू फेस इंटरव्यू का ना कोई पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, कि आपने 10 क्वेश्चन बताए, 10 में 10 आपने बता लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 10 में 10 तीन लोगों ने बताया तो तीनों में से किसका होगा। सिर्फ इंटरव्यू का रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि सामने वाले को आपसे मिलकर कैसा लगा। The more time you spare within the interview room, the more chances are you to be hired. होता है आपसे कभी भी कोई कंसल्टेंसी वाला, कोई भी आदमी जो आपको रेफर करता है, कोई भी आदमी आपसे सबसे पहले यही पूछता है कि कितनी देर इंटरव्यू चला, राइट। और अगर जितनी ज्यादा देर वो चलता है उतना ज्यादा इस चीज के चांसेस होते हैं कि उसको आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, और अगर आपसे बात करके अच्छा लग रहा है तो फिर वो आपको लेते हैं। समझ गए? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि
सामने वाले को इम्प्रेस करना जरूरी है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। फेस टू फेस इंटरव्यू कैसा होता है? फेस टू फेस इंटरव्यू में सबसे पहली डिमांड जो है, अच्छा जो मैं बता रहा हूँ ना, उन सारी चीजों का एक रिलेवेंस है, आप मानोगे। अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको 100 में से 100 मार्क्स की बात, ठीक है, इसमें से 80 भी कर लोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि जो जो पॉसिबल हो वो कर लेना। चलो, आप क्या करोगे, जैसे ही आप का इंटरव्यू कॉल आता है, पहली बात तो आपको वेन्यू वेन्यू ये सब राइटिंग में कहीं होना चाहिए आपके पास, चाहे व्हाट्सएप पर आया हो चाहे मेल पर आया हो, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से आप देखें और उसके बाद घर से निकले, 1 घंटा पहले आप पहुंच जाएं, निकल जाएं नहीं, 1 घंटा पहले आप वेन्यू पर पहुंच जाएं। क्यों पहुंच जाएं बात बताऊं, लेकिन 1 घंटा पहले आप वेन्यू पर पहुंच जाएं, क्योंकि देखो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप छुट्टी लोगे, और आप जॉब नहीं कर रहे तो घर में क्या करोगे ठीक है, 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। फिर उसके बाद पहुंचे, उसके बाद क्या करेंगे ये बाद में बताऊंगा। एक हैक बता रहा हूं आप, ठीक है, एक पॉसिबल है तो कर लेना, नहीं तो आपकी मर्जी। जब आप जाते हो ना तो, अच्छा वो जो रिक्रूटर होता है ना जो आपको बुला रहा होता है, उसकी ज्यादा स्टेक होती है आप वहां पहुंचो, इससे ज्यादा स्टेक होती है उसकी, क्योंकि उसकी बैंड बजाने के लिए एक मैनेजर बैठा है, क्योंकि उसने तो आपका अपॉइंटमेंट सेट कर रखा है 2 बजे से 3 बजे तक। मैनेजर जो टेक्निकल मैनेजर है जिसको अपना प्रोजेक्ट करना है 2 बजे से 3 बजे तक, वो अपना प्रोजेक्ट को छोड़ के बैठा है, वो अपना एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके बैठा है, और आप टर्न अप ही नहीं हुए, तो वो तो टीम को भी काम नहीं दिखाएगा अपना और कुछ करेगा भी नहीं, समझे। तो होगा क्या कि वो 1 घंटा घूम रहा होगा, और उसके बाद उसके मैनेजर का फोन आएगा, भाई तूने काम क्यों नहीं किया। आप कहोगे सर 2 बजे से 3 बजे तक इंटरव्यू था, वो बंदा आया नहीं मेरे पास, और वो मेरा इस बंदे ने रिज्यूमे, मतलब उसने शेड्यूल कराया था। तो वो मैनेजर जो होगा ना वो उसको फोन करेगा एचआर को कि भाई तुम्हारे बंदे जब आते नहीं है तो तुम शेड्यूल को करा देते हो बार बार, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको आपको वहां पहुंचने का ज्यादा स्टेक रिक्रूटर का ज्यादा हो, आपसे ज्यादा हो, ठीक है। तो मैं बताऊं फिर क्या करना है आपको। आपको करना ये है कि जब भी, हैक बता रहा हूं ये, जब भी आप वहां पहुंच निकल रहे हो घर से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, जब भी निकल रहे हो, तो आप उसको फोन करिए। सपोज महिमा नाम है रिक्रूटर का, सपोज, तो आप महिमा को फोन कीजिए कि महिमा आज मेरा इंटरव्यू है आपके यहाँ, सो मैं आ रहा हूँ, आई वाज जस्ट अबाउट टू रीच, आई मीन अबाउट टू लीव माय होम, कैन यू गिव मी एन आइडिया, रफ आइडिया कि वो किधर की तरफ से मैं आऊँ, मतलब आई विल बी कमिंग फ्रॉम दिस वे, जब जो भी आपका अपना घर हो उधर की तरफ, तो मुझे थोड़ा सा आप नियर बाय लोकेशन या कोई लैंडमार्क ऐसा बता सकते हो जिसके पास, जिसकी तरफ मैं आ जाऊँ, या कोई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन या कोई ऐसा बता दो मुझे कि मुझे डायरेक्शन एटलीस्ट पता चल जाए, बाकी तो मैं गूगल पे देख लूंगा। तो सामने वाला जो महिमा होगी वो आपको बताएगी ठीक है काम करो आप ना सिटी सेंटर के मेट्रो स्टेशन आ जाओ, उसके आसपास ही है, या वहां से ऑटो ले लेना या कैब ले लेना, या आप गाड़ी से आ रहे हो तो जैसे कि वट एवर, बाकी मैं आपको गूगल लोकेशन भेज देता हूँ, ठीक है। ऐसा उसने बोला। अब उसको ये पता चल गया कि अभिनव आ रहे हैं, ठीक है, अभिनव का इंटरव्यू मान लीजिए, अब उसको ये पता चल गया कि अभिनव आ रहे हैं, ठीक। अब अभिनव पहुंच रहे हैं वहां पे, 1 मिनट होल्ड करिएगा।
तो अभिनव वहां पहुंच रहे हैं, अभिनव ने महिमा को कॉल किया, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अब महिमा को ये तो कम से कम एक एश्योरेंस हो गया कि अभिनव आ रहे हैं, ठीक। अब उन्होंने अब एक पेपर पे जो भी उनका जो प्रोटो, मैंने रिक्रूटर्स के साथ बहुत अच्छे से काम किया है, तो मुझे पता है क्या 2 घंटे पहले सिर्फ और सिर्फ आप ही का फोन पहुंचा होगा, किसी का नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले उसने आपका नाम लिख दिया ऊपर कि भाई अभिनव कुमार। उसके बाद जो आते जाएंगे उनका नाम उस पेपर पे लिख दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप आधे घंटे 40 मिनट बाद नियर बाय लोकेशन पर पहुंच गए, तब तक हो सकता है 1-2 कॉल और आ गया। लेकिन आप, हाय महिमा, थैंक यू यार, आपने मुझे अच्छा गाइड किया। मतलब मैं इंग्लिश में बोलना है, हिंदी बोलना है, आप देख लो, मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा फ्रेंडली कि थैंक यू, आपने मुझे अच्छे से गाइड किया। मैं लगभग आपने जो लैंडमार्क बताया था उसके पास आ गया हूँ, मैं सिटी सेंटर के पास। तो यहाँ से यहाँ से लगभग कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, आप थोड़ा सा मुझे आइडिया दे सकते हो? हालांकि मैं गूगल लोकेशन लगा रहा था बट लग नहीं रही। आप कुछ भी ऐसे करके आपको एक बहाना चाहिए उसको कॉल बैक वापस करने का, दूसरी बार कॉल करने का। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, किस बहाने से करना है, किस विजडम से करना है, आपकी मर्जी है। उसके बाद पहले क्या बोलोगे? पहले बोलोगे थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। उसके बाद आप बोलोगे कि मैं किधर की तरफ आ जाऊं, या जो भी आपको पूछना बताना है वो। फिर उसके बाद आप वहां पहुंचे टावर के पास। टावर होता है, बिल्डिंग होती है, मल्टी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये वो, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद आप बिल्डिंग के आसपास पहुंचने के बाद फिर से फोन कीजिए कि थैंक यू मैम, आ गया, मैं पहुंच, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा फ्लोर है या आप किधर मिलोगे या कुछ भी है, ठीक है। तीसरी बार जब आप फोन करोगे तो आपका फोन देखने से पहले ही उसे याद हो जाएगा कि ये तो अभिनव का फोन, राइट। और बाय द फोर्थ टाइम, आई मीन बाय द थर्ड टाइम व्हेन यू रीच देयर, उसको पहले से पता हो, अच्छा अभिनव आप आ गए। आप समझे मेरी बात? वो सिर्फ उन 10-15 8-10 लोगों में सिर्फ आपको जानता है वो बंदा। समझ लो, उसको लगेगा जैसे ये तो पहचान का आदमी मिल गया। समझ गया? ये मैं हैक बता रहा हूँ, कुछ है नहीं, ये सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है, ठीक है। तो वो आपको बाकी लोगों में सबसे ज्यादा जानता है ना, वो आपको बाकी लोगों में सबसे ज्यादा जानता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब आप उससे थोड़ा व्यवहार बना गए, थोड़ा सा क्लोज हो गए, तो वो आपका फेवर जो भी मैक्सिमम है वो कर देगा, कर देते हैं लोग, उनके हाथ में काफी कुछ होता है। पहले इंटरव्यू करा दे, वो सब कर दे। 1 घंटा पहले आप वैसे भी पहुंच गए, ठीक है। अब 1 घंटा पहले जब आप पहुंच गए हो तो आपके पास इनफ टाइम है उससे जान पहचान बढ़ाने का, कुछ कराना, क्या हाथ में काफी कुछ। चलो, फिर उसके बाद आप पहुंचे, उसको ये दिखेगा सीरियस है, मेरे को जो भी फेवर करना होगा कर देगा। फिर उसके बाद आप पहुंचे 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा पहले वहां पहुंचे। तो जो 1 घंटा पहले आप लोग पहुंचते हो तो क्या करते हो आप लोग, एक सीट मिल जाती है आपको, सोफा पड़ा होता है, कोना ढूंढ लेते हो और वहीं बैठ जाते हो, है ना। और फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देते हो। नहीं करनी पढ़ाई, जो पढ़ना था पढ़ चुके, अब पढ़ाई नहीं करनी, कम से कम वॉट एवर करना है, लेकिन पढ़ाई तो नहीं करनी। क्या करना है वो बताओ? आपको क्या करना है? आपको घूमना है चारों तरफ, उस कंपनी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो ले लीजिए। अब जो इंटरव्यू है वो सारा साइकोलॉजी का गेम है, ये मानते हो आप लोग? आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग 10th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 5th क्लास, बीएससी, बीकॉम जो भी कर रहे थे, वो आप अपने टाइम में आपको वो चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती थी और शायद आपने फाइनल एग्जाम तक वो नहीं करी थी, लेकिन आपसे किसी जूनियर ने, किसी बच्चे ने, किसी भाई ने पूछा तो उन चीजों को आप 1 गो में कर गए। देखा है आपने ये बात? जब आप पढ़ते थे तो आप नहीं कर पाते थे और उसके बाद आपने पढ़ाई भी छोड़ दी, लेकिन उसके बाद जब आप अब करने जाते हो, जब आपका भाई, दोस्त, यार, छोटा मोटा कोई पूछता है तो आप बता लेते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये मेन की होती है। वो कॉन्फिडेंस गेन करने का मैं बता रहा हूँ आपको। 1 घंटे पहले पहुंचे, अब बाकी लोग आपके पीछे आ रहे हैं, ठीक है। कोई पूछ रहा है वॉशरूम किधर है, या रिज्यूमे किधर जमा हो रहे हैं, ठीक है। कोई पूछ रहा है अच्छा पेन लाए हो भाई, जरा नाम लिखना है, अच्छा वो फॉर्म लेना है, ठीक है। इन चीजों से आपको लगता है यार मैं तो यहाँ का एम्प्लॉय हूँ जैसे ठीक है, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यार मैं तो बहुत। और दूसरी बात, आपका रिज्यूमे भी सबसे ऊपर नंबर चला जाता है, ठीक। अब आप अंदर पहुंचे, अंदर कैसे पहुंचोगे? अंदर नहीं पहुंचोगे, पहले करते हैं हम लोग ड्रेस की बात। ड्रेस कैसी होनी चाहिए हमारी? सुंदर एकदम, यानी फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस में लाइट कलर की शर्ट्स, डार्क कलर के पैंट्स, ठीक है। लड़कों की बोल रहा हूँ, बॉयज के लिए लाइट कलर के शर्ट्स,
डार्क कलर के फॉर्मल पैंट, नॉट सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, फुली फॉर्मल शर्ट, फुली फॉर्मल ट्राउजर्स, ठीक है। फुली फॉर्मल शूज, शूज मस्ट बी ब्लैक और ब्राउन ओनली, ब्लैक और ब्राउन ओनली, लेदर, ठीक। उसके बाद सॉक्स जो होते हैं वो आपके ट्राउजर के कलर के होने चाहिए। ये नहीं कि ब्लैक कलर की पैंट है, ब्लैक कलर का आपका शूज है और बीच में से व्हाइट कलर का सॉक झांक रहा है, ठीक है। फॉर्मल शूज, फॉर्मल सॉक्स वो पूरी लेंथ के होने चाहिए। वो वाले जो आप लोग स्नीकर्स क्या कहते हो, कौन से कहते हो आप लोग, बहुत छोटे से सॉक्स होते हैं, क्या कहते हो आप? हाँ क्या, एंकल लेंथ, हाँ एंकल लेंथ, वो नहीं पहनने होते, ठीक है, वो नहीं पहनने होते। रेगुलर सॉक्स पहनिएगा आप लोग, ठीक है, बॉयज के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रॉपरली ग्रूम्ड, आप अगर शेविंग मतलब क्लीन रहते हो तो क्लीन रहिए। प्रॉपरली बियर्ड आपकी अगर ग्रूम करते हो तो वैसे भी ग्रूम करके जाइए, जैसे भी मतलब राजा बेटा बन के जाओ आराम से, बढ़िया फेयर एंड लवली लगा के, फेयर एंड हैंडसम लगा के, एकदम बढ़िया हैंडसम बन के। और आपके पास से एक फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, डीओ ना भूले कभी भी इंटरव्यू के टाइम। वैसे ही नॉर्मली भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, आप लोगों के पास से एक फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू का कुछ लगा लीजिएगा जरूर से, और उसके बाद आप बाल वाल ग्रूम करके प्रॉपरली बैठिए। और जब भी इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं आप पानी वानी पी के जाएं आराम से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद अंदर गए, तो ये तो अंदर चले गए आप, ये बॉयज के अटायर मैंने बता दिया। हाथों में अंगूठी वंगूठी, काला धागा, ताबीज, यहाँ सब नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। गले में माला दिख रहा है यहाँ पे, जय महाकाल, ठीक है, ये सब नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि देखो हम लोग तो इंडिया वाले हैं, ठीक है, हम लोग को देखने की आदत है, लेकिन सामने वाला जब देखता है ना दूसरी कंट्री से तो बड़ा अजीब लगता है। आपको यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ठीक है, आप अगर कभी कानपुर लखनऊ चले जाइए तो वहां पर नॉर्मली आदमी टीका लगाए होता है, नॉर्मली ना टीका लगाए मिलेंगे आपको। मतलब आप 80% ऑफिसर्स जाएंगे तो आपको 80% मतलब जब ऑफिसर्स जाएंगे तो आपको 80% लोग जो है टीका लगाए मिलेंगे। वो टीका यहाँ पर जब दिल्ली में लगा लेता है ना आदमी तो अजीब लगता है, ठीक है। और यूएस में तो होता ही नहीं है, तो वहां तो बहुत ही अजीब लगता है। तो जब टीका है, जब हम लोग यूज्ड टू है टीका वीका लगाने के, तब हमें अजीब लगता है दिल्ली में आके। तो आप ये जय महाकाल, यहाँ पे ताबीज, यहाँ पे ये, यहाँ गोमेद पहन लिया, यहाँ नीलम पहन लिया, या पन्ना पहन लिया, और उसके बाद अंगूठी ऐसे, बड़ा अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी स्टोन, कोई भी ऐसा माला ताबीज, ये सब चीजें नहीं दिखनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, मतलब अंदर छुआ लीजिए, दबा सकते हो तो, नहीं तो एक्सेसरीज नहीं पहननी है। कोई भी ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत सुपरस्टिशियस माना जाता है, और सुपरस्टिशियस लोगों की इंडस्ट्री में तो कोई जगह नहीं, बाकी मुझे पता है, ठीक। आगे चलते हैं, तो चलें आगे। सर मैरिज रिंग वगैरह चलेगी ना? हाँ एक आध पहन लो, ऐसा नहीं पहनो तो ठीक है यार, मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ी देर के लिए उतार देना, फिर पहन लेना, ठीक है सर। ठीक है। फैशन नहीं दिखाने जा रहे हो, जितना सिंपल रहो उतना ज्यादा अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। गोल्ड वोल्ड भी नहीं पहनो तो ठीक है, बाकी देख लो आप। मतलब मुझे थोड़ा लगता है कि वेस्टर्न कल्चर की तरह है, क्योंकि वेस्टर्न इंडस्ट्री है पूरी, तो वेस्टर्न कल्चर की तरह अगर हम लोग जितना इजी रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, गर्ल्स के अटायर के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। गर्ल्स के अटायर के लिए सबसे पहली चीज तो वही है कि वही लाइट कलर के शर्ट्स, डार्क कलर के लोअर्स। फिर भी गर्ल्स के लिए, अच्छा हाँ, लाइट कलर के शर्ट जो मैं बोल रहा था बॉयज के लिए, उसमें लाइट कलर के प्लेन पहनोगे अच्छा रहेगा। चेक पहनोगे तो बहुत छोटे चेक होने चाहिए, वो नजर ना आए, बिल्कुल प्लेन लगे। जैसे मेरे इसमें थोड़े थोड़े चेक है छोटे छोटे, लेकिन वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहे होंगे। ऐसे चेक्स अगर होंगे तो चलेगा, ठीक है। शर्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें तो है ऐसे चेक्स, फिर नहीं चलेंगे। जैसे मेरे कोट पे चेक्स है, मुझे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल से, या तो प्लेन या तो चेक, बहुत हल्के, ठीक। दूसरा क्या कहते हैं, लाइट कलर के शर्ट्स जब मैं कह रहा हूं तो लाइट पिंक शर्ट नहीं चलेगी, ठीक है, लाइट पिंक शर्ट नहीं चलेगी, बाकी कोई भी कलर की लाइट शर्ट चलेगी। आगे चलें, अब इधर पे आते हैं। गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए लाइट कलर के शर्ट, डार्क कलर के लोअर्स चलते हैं। गर्ल्स के लिए लाइट कलर के लोअर्स भी चलते हैं। अगर वो व्हाइट या लोअर जो है डार्क कलर के नहीं पहनना चाहते, वो लाइट कलर के भी पहन सकते हैं। गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स लाइट पिंक कलर के भी पहन सकते हैं। लाइट जो है अपर्स जो है या लोअर जो भी है, वो लाइट पिंक कलर उनको चलता है, ठीक है।
उसके बाद बाकी गर्ल्स के लिए तो मतलब वेस्टर्न लुक में रहेंगे तो जैसे कोट वोट होते हैं आजकल, शॉर्ट कोट 3/4 ये सब चलते हैं, वो पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो या आपके पास नहीं अरेंज हो रहा है तो आप प्रॉपर इंडियन सूट में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग अपना बेस्ट जैसे भी दिखते हो वैसे चले जाओ, हेयर वगैरह ग्रूम करके प्रॉपरली। यहाँ पर ईयर्स की बात कर दूं मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो अनकंफर्टेबल लगता है वो कहना जरूरी है। हो सकता है कि मैं थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल जोन में जा रहा हूँ, बट जो कहना जरूरी है वो जरूरी है। आपसे किसी ने नहीं कहा होगा, अलग बात है। जो लटकने वाले जितने भी इयरिंग्स होते हैं वो नहीं पहनने, आपको बिल्कुल नहीं पहनने। अगर आप पहन सकते हो तो यहाँ पर आपके ईयर्स के अंदर खत्म हो जाए तो ठीक है, अगर जरा सा भी लटक रहा है तो वो अनकंफर्टेबल माना जाता है, वो मतलब देखने वाले को अनकंफर्टेबल लगता है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हाथों में अंगूठियां होती है, 4-4 5-5 एक्सेसरीज होती है, इलास्टिक प्लास्टिक यहाँ वहाँ, ये सब भैया हटा देना। ठीक है, बड़ा अजीब लगता है। और बाकी आप लोग सब जानते हो, आप लोग अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, कौन से कलर के कॉम्प्लेक्शन पे कौन से कलर के आपको ड्रेसेस अच्छी लगती है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, जो पॉइंट आउट करने वाली है वो बता रहा हूँ आपको कि आप गर्ल्स क्या होती है, ज्यादातर मैंने देखा जब उसमें जाते हैं इंटरव्यूज में तो बहुत ज्यादा हील पहन लेते हैं टू शो देमसेल्फ अ लिटिल टॉलर। वो जो हील होती है उसमें वो चलने में कंफर्टेबल भी नहीं होती तब भी पहन लेती है। ठीक है, और उसके बाद वो ठक 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 आवाज कर रही होती है। बहुत ज्यादा अगर आवाज कर रही है तो ऐसी फुटवेयर को ना पहने। आप देख ले कैसे करना है। उसके नीचे आपको रबर लगवानी है उसके नीचे आपको हील कम करानी है, आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेनी चलने की, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको आवाज नहीं करनी है, बस ये मान लीजिएगा। ठीक, बाकी आपकी मर्जी है, आपको मैंने बता दिया, आपसे जितना मैनेज हो जाए उतना कर लीजिए। नहीं मैनेज होता है भैया, कोई सुपरमैन नहीं है, जितना मैं सुपरमैन बता रहा हूँ उतना सुपरमैन कोई हो ही नहीं सकता, मैं खुद नहीं हो सकता। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जितनी चीजें पालन कर लोगे उतनी ज्यादा अच्छे चांसेस हो जाएंगे आपके वो करने के लिए, मतलब अपीयर होने, क्या कहते हैं, क्रैक होने के। उसके बाद आप जाते हो रूम में। जैसे ही आप लोग रूम में जाते हो, कोट वोट पहनकर अगर जाओगे तो अच्छा रहेगा, मतलब आप कंपनी में कोट वोट पहनकर जाइए जैसे जाते हैं, लड़कों की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको टाई वाई लगा के, और अगर आपको लगता है कि ओवर हो गया तो वहां उतार के रख दीजिएगा, और अगर नहीं तो फिर कोट वोट पहन के जाइए, अच्छा लगता है। मतलब सर्दियां आए गर्मियां आए कुछ भी हो, वेस्टर्न इंडस्ट्री ऐसी चलती है, मतलब गर्मियों में भी वो कोट वोट पहनते हैं, अच्छा लगता है। चलो अंदर गए, मे आई कम इन सर। जैसे ही मे आई कम इन सर करोगे तो 2-3-4 लोग बैठे होते हैं अंदर। कभी कभी इंटरव्यू में पैनल बैठा होता है, 1-2-3-4 लोग बैठे होते हैं। आपको लगता है कि वो कंपनी वाले हैं, उनको लगता है ये मैनेजर है, ये जूनियर मैनेजर है, ये एमडी है, ये सीनियर मैनेजर है। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि कौन कौन उनमें आपस में क्या केमिस्ट्री है, आपको ये भी नहीं पता होता कि कौन मैनेजर है कौन नहीं है क्या है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको चारों लोगों को खुश करना है, चारों लोगों को बराबर इंप्रेस करना है ना। तो सबसे पहले तो ये करें, आप जैसे ही जाओगे आपसे एक आदमी हाथ मिलाएगा, जो सबसे जूनियर होगा ना, वो आपसे हाथ मिलाएगा। तो आप हाथ मिलाने के लिए, पहली बात तो आप अपने आप से हाथ नहीं बढ़ाएंगे मिलाने के लिए, ये हमेशा जिंदगी भर याद रख लो। कोई भी आदमी, अगर आप पहले जा रहे हैं तो कोई भी आदमी जब तक आपसे सामने से हाथ नहीं मिलाना चाहता है या नहीं मिलाता है, नहीं बढ़ाता है, तब तक आप उससे हाथ ना मिलाएं। ठीक है, उसके बाद एक ने हाथ मिला लिया मान लीजिए, तो आप दूसरे से और तीसरे की तरफ हाथ ना बढ़ा दिए, एज्यूमिंग कि यार ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, वो बुरा नहीं मानेगा, वो हो सकता है जूनियर वाले ने आपने हाथ मिला लिया, आप एमडी थोड़ी आपसे हाथ मिलाएगा, आप तो कैंडिडेट हो ना। ठीक है, तो आप अगर सामने वाला बढ़ा रहा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगर आप बोल रहे हो किसी को, जाके वहां ग्रीट कर रहे हो गुड मॉर्निंग, तो ये नहीं है कि आप एक ही आदमी से गुड मॉर्निंग बोल दिया। अगर 4 लोग बैठे हैं ना तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, चारों की तरफ फेस करके आपको 4 गुड मॉर्निंग बोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ओपिनियन चारों का मैटर करता है। ठीक है, और उनमें आपस में क्या केमिस्ट्री है आपको नहीं मालूम, तो एक फूफा जी रूठ गए कि हाँ तुम उससे बात कर रहे थे तो वही बताएगा तुम्हें। ठीक है, तो वो वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको चारों को इक्वली ग्रीट करना है। तो उसके बाद अगर जब वो बैठने को कह रहे हैं, अगर चेयर आपको मूव करनी है तो थोड़ी सी उठा के कीजिए, चेयर से आवाज नहीं आनी चाहिए। कैसे करना है आप देखना।
उठा के करना है या आपको टेढ़ी करके करना है, कैसे करना है, चेयर से आवाज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आप हमेशा फाइल को अपने पास रखेंगे। डू नॉट ट्राई टू गिव देम रिज्यूमे। या फाइल रख लिया आपने, फाइल देने की जरूरत नहीं है जब तक वो मांगे नहीं, वो ऐसे खुद मांगेंगे आपसे कि जरा देना पड़े। अगर आप फाइल दोगे, मांगेंगे तो दोगे, अदरवाइज दे मे हैव योर रिज्यूमे कॉपी। अदरवाइज अपना फाइल अलग रखो और रिज्यूमे अलग लूज रखो। जब वो अपना रिज्यूमे आपसे मांगे तो रिज्यूमे निकाल के दो। रिज्यूमे आप फाइल से निकालोगे नहीं, उनके सामने अलग से होना चाहिए वो रिज्यूमे। फाइल के अंदर मतलब फाइल में या फाइल के ऊपर ऐसे होना चाहिए कि आपको निकालना ना पड़े, जैसे ही वो मांगे आप इमीडिएटली दे दो। ठीक है, उसके बाद आपने रिज्यूमे दे दिया और उसके बाद बातें शुरू हुई। तो जब भी बातें शुरू होंगी तो एक आदमी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एक आदमी जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसी को जवाब नहीं देते रहना है। ठीक है, आपको 40% का समय उसको देना है क्योंकि उसने पूछा है, और बाकी जब आप व्हाइल गिविंग द आंसर यू जस्ट मूव योर आईज टुवर्ड्स फॉर सम टाइम, 10-5 सेकंड के लिए सबकी तरफ बोल के आ जाओ, सो दैट एवरीवन शुड फील लाइक दे आर एंगेज्ड। you have to engage everyone. You have to make them that they should take interest in you, right? You should not be doing one way communication to someone who asks the question. ठीक है, क्योंकि फिर उसकी ओपिनियन मैटर करेगी, बाकी 6 लोग, बाकी 4 लोग, 3 लोग जो बैठे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको, ठीक है, आपको सबको एंगेज करना है। क्वेश्चन हो गया, जो क्वेश्चन आता है वो बता लोगे, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो सामने वाला बैठा। अच्छा, क्वेश्चंस की तैयारी करके जाओगे तभी ठीक रहेगा। मॉक इंटरव्यू वगैरह यहाँ दे लेते हो वैसे तो आप लोग, लेकिन अगर आप क्वेश्चन, देखो मैं क्या क्यों कहता हूँ, देखो सामने वाला ना क्वेश्चन के आंसर जानता है। आप ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला आपसे कुछ जानना चाह रहा है, उसको तो पता है, उसको पता है ना। उसको समझाना नहीं, आपको उसको बताना है कि मुझे पता है। तो आप उसको ना समझाने की कोशिश ना कीजिए, आप उसको बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसे पता है तभी वो पूछ रहा है ना। तो आप उसको बताने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश ना कीजिए। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड वो होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी स्टैंडर्ड, एक डेफिनेशंस या कुछ भी चीजें हैं, और पूछा कुछ जो हम इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह देते हैं उसके बाद कुछ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, जब इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, तो इंटरव्यू क्या, मैं जिंदगी भर की एक बात बता रहा हूँ आपको, और जो शादीशुदा हैं वो भी इसमें पर्सनल जीवन में भी इसको वो कर सकते हैं। जब सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है, मान लो कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ से काम करिए, यहाँ से जाइए, यहाँ से एयरपोर्ट चले जाइएगा, वहां मेरा भाई मिलेगा, वहां मेरे भाई के पास कुछ पाउंड होंगे, वो पाउंड ले लीजिएगा, उस पाउंड को जाके और कनॉट प्लेस पर चले जाइएगा, वहां पर मनी एक्सचेंज सेंटर है, वहाँ एक्सचेंज करा के कुछ रुपीज होंगे, उसमें से 50% रुपीज वार्ता चले जाइएगा, वहां किसी को दे दीजिएगा, और बाकी के 50% जो रुपीज है वो मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, अब मैंने 6 स्टेप्स बताए आपको। 6 स्टेप्स में बहुत पॉसिबल है कि एक दो स्टेप आप भूल जाओ। बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना? होगा ना पॉसिबल। हो सकता है कि मैंने, जब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, दिख रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो कौन से टर्मिनल पे फ्लाइट आ रही है, कौन सी फ्लाइट आ रही है, क्या फ्लाइट नंबर है, वो वही काम करता है कि वहां आने वाला है, कि वहां कितनी देर रुकेगा, ये सब आपको कुछ नहीं पता है, राइट? जब आप इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करोगे ना, तो while रिपीटिंग द क्वेश्चन यू विल हैव सो मेनी ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। तो आप क्या करो कि सर मैं जो, देखो अगर आपने इस क्वेश्चन को जैसे भी समझा, व्हाटएवर समझा, ठीक है, और आपने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तो सामने वाला तो ये समझेगा ना कि उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और उसका आंसर ये दे रहा है, जबकि आपको तो क्वेश्चन ही समझ में सही नहीं आया। समझे? क्वेश्चन कुछ और है, समझा आपने, और उसके हिसाब से आंसर दे रहे हो। उस क्वेश्चन जो आपने समझा उसके हिसाब से आंसर सही हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन आप समझे ही नहीं तो उसके हिसाब से तो गलत होगा। समझे? वो कुछ और कह रहा है, आप किसी और चीज का, है ना, वो बात कर रहा है नगर निगम की, आप बात कर रहे हो सोनू निगम की। ठीक है, तो बात अलग अलग हो जाएगी ना। आपको सुना ही नहीं दिया तो आप तो सोनू निगम के बारे में बताओ, वो नगर निगम के बारे में पूछ रहा। समझ गए? तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज मैटर करती है, वो है आप उसकी बात को रिपीट कर लीजिए कि सर आप ये कह रहे हो कि मैं पहले एयरपोर्ट जाऊं,
वहां पर वो मुझे कुछ पाउंड देंगे। वो पाउंड सर मतलब उनको पता है कि कितने, या मैं उन्हें बताऊंगा, या कैसे है, मतलब आपकी बात हो रखी है उनसे, वहां पर जाकर के आपसे बात करानी। फिर उसके बाद मैं वहां पर आऊंगा जो कनॉट प्लेस पे जो एक्सचेंज सेंटर है, तो सर वहाँ एक्सचेंज सेंटर का एड्रेस क्या है, या मैं कैसे जाऊँ वहां से, मतलब कैब आएगी या क्या है, या उनसे भैया से ही पूछूंगा कि किधर वो पाउंड, मतलब किधर वो एक्सचेंज होते हैं। फिर उसके बाद में मैं द्वारका जाऊंगा। तो समझ गया हो गया आपने, उस सारे स्टेप्स को आप क्लियर कर दीजिए। और उसमें से कहीं कोई डाउट होगा तो वो खुद कह रहे अरे नहीं बेटा, ये नहीं कह रहा कि तुम द्वारका से वहां चले जाओ। अगर मान लो वहां ना मिले तो तुम सीधे मेरे पास ही ले आना, पूरे पैसे फिर मैं दे दूंगा। राइट, वॉट एवर। जब आप रिपीट करते हो तो आपको स्टेप्स क्लियर होते हैं। और अगर वो स्टेप्स वैसे ही नहीं है जैसे आप समझो, तो सामने वाला आपको बता देगा नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन में ये करेक्शन। समझ गए? तो अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर क्या दोगे? ये बात प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी की है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन रिपीट करना है। और जब तक आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो ना, आंसर सोचने का दिमाग में टाइम मिल रहा है ना। होता है ना, जो लोग शादीशुदा हैं ये बड़ा जानते हैं इस बात को। जैसे शादी होती है, उसकी वाइफ कोई चोरी पकड़ लेती है कि हाँ कल कहाँ गए थे, तो वो टाइम लेने के लिए क्या करते हैं, कहाँ गया था, कहाँ गया था, बताओ कहाँ गया था है ना। और इतने में पीछे बैकग्राउंड में सोच रहे होते हैं है ना। जो शादीशुदा है वो जानते हैं भाई, क्यों है कोई इसमें शादीशुदा भाई कल? यस सर। है ना होता है ना ऐसा। फिर आपको पता, उस 3 बार को रिपीट करने में आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या बोलना है। वो जो टाइम बाय करते हो आप, तो वही जब आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो ना रिक्रूटर के सामने, तो आप टाइम बाय करते हो। ठीक है, वो टाइम में आप सोच रहे हो तो फिर उसका आंसर कर लेते हो। ऐसे ही आपको इंटरव्यू के टाइम में भी करना है, ऐसे ही आपको जब जॉब चल रही हो तब भी करना है। ठीक है, जब आपकी जॉब चल रही होगी तब भी ऐसे ही। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। और चलो इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू हो गया तो जैसा भी हुआ, अगर आपसे कोई हाथ मिलाने वाली बात मैंने प्रॉपरली बताई नहीं। आप सब लोगों को मेरा व्यू दिख रहा है, मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको, मैं स्पॉटलाइट हूँ, मैं दिख रहा हूँ उसमें फोन, आपने कोई बात, मैं आपको फुल व्यू में दिख रहा हूँ ना अभी? ठीक, चलो। यस सर। जब आपसे कोई हैंडशेक करता है, ठीक है, तो कैसे हैंडशेक करना चाहिए, कोई एक जना बताओ कैसे हैंडशेक करना? बहुत फर्म हैंडशेक करना चाहिए, है ना। तो मैंने देखा है कि हम लोग ना वो यूट्यूब पे कचरा बहुत है ना। तो यूट्यूब पर हम लोग देख के जाते हैं कि कॉन्फिडेंट हैंडशेक करना चाहिए, फर्म हैंडशेक करना चाहिए। और मैंने देखा है कि जो रिक्रूटर होते हैं फर्म हैंडशेक, वो जो बच्चे होते हैं फर्म हैंडशेक के चक्कर में ऐसे आएंगे और जैसे ही हाथ पकड़ेंगे ना दबोच से देते पकड़ के, उनका पूरा कॉन्फिडेंस मेरे हाथ पे आ जाता। ठीक है, पकड़ के ऐसे लगता है अरे यार इससे क्यों हाथ मिला। ठीक, एकदम पूरा दबोच देते पकड़। तो इससे कॉन्फिडेंस होता है क्या? उनको मालूम है कि यूट्यूब देख के आए ठीक है, उनको मालूम है कि सारा दिन ये यूट्यूब पर जो है इंटरव्यू एटिकेट्स नाम पे अपने माल बेचा। ठीक है, तो वो सारा कॉन्फिडेंस ना अभी 2 मिनट जब बैठोगे ना कुर्सी पे अभी सब अपने आप पता चल जाएगा। तो ये हैंडशेक वैंडशेक बहुत नॉर्मल सा हैंडशेक करो जैसे दोस्तों से करते हो। कोई किसी का हैंड जो पकड़ के दबोचने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो कर नहीं पाएगा या कितना कॉन्फिडेंस है कितना नहीं है। आपके चलने से जो 4 कदम आ गया ना, आप जब आपने वाइवा आइवा भी दिए होंगे तो वो 4 कदम में ही जान जाता है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, वो हमारे यहाँ ऐसे भी लोग थे, वाइवा मेरा होता था जैसे, तो जब मेरा नाम ए से था तो मेरा रोल नंबर 2 3 हुआ करता था। अभिषेक अभिषेक अमित अमित नाम के लोग पहले आ जाते थे, उसके बाद फिर मेरा आता। तो 3 या 4 होता था रोल नंबर मेरा नॉर्मली। तो बाकी जैसे ऐसे वैसे होते थे, तो किसी से कहा था चलो तुम बताओ तुमसे क्या पूछ लूँ मैं, फिर वो कहेगा सर कुछ भी पूछ लो, तो वो कहेगा तो चलो तुम सब्जेक्ट के नाम बताओ ठीक है, और मेरे से क्या पूछता था पता नहीं, कहाँ कहाँ की चीजें पूछता था। क्यों? क्योंकि वो 4 कदम में ना कॉन्फिडेंस और सब शकल ही आपकी बता देती है कि क्या चीज है। ठीक है, तो वो आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन उसको मालूम है क्या है। ठीक है, सारा कुछ हाँ चलो। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नॉर्मली दो दो क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं। एक ये कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और दूसरा ये होता है, वो बात बताऊंगा। चलो पहले बताओ व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन का क्या आंसर करोगे आप? बताओ व्हाई डू यू वांट टू जॉइन माय ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या आंसर करोगे मुझे बताओ। अनम्यूट करके एक एक दो दो 3 लोग बताओ। बताओ
बताओ, अनम्यूट करके बता दो। Sir, just like this ki I want to join your company that will give me excellent opportunity to grow my skills and growing professionally. ठीक है, और बताए कोई? सर सैलरी हाइक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताओ। बहुत ही बढ़िया बताया आपने कि सैलरी हाइक के चक्कर में आया हूँ, आपके यहाँ दूसरा कोई सैलरी हाइक देगा तो दूसरे में चला जाऊँ। Yes, sir. Hello. और बताओ, और कोई बताओ। Yes, sir. My answer would be like, it is one of the top company in the sector, and I would be getting myself there and gaining experience. ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखो, मैं बताता हूँ आपको। आप लोग का इंग्लिश में चाहे कुछ भी आंसर हो, हिंदी में बता देता हूँ आपको, ठीक है? हिंदी में आंसर ये होता है कि सर मेरा जो है ना, मेरे लिए ये एक ऐसी कंपनी है जो मेरे गोल्स के साथ सिंक्रोनाइज होती है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने टैलेंट को इसमें, मुझे लगता है कि मैं अपने टैलेंट को इसमें सबसे ज्यादा ग्रो कर सकता हूँ, मतलब अपने टैलेंट को कंट्रीब्यूट करके और सबसे ज्यादा कंपनी की ग्रोथ और अपनी ग्रोथ को सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से आप बोलोगे कि भाई ये मेरी ड्रीम कंपनी है, इसमें मैं इसलिए आना चाहता हूँ कि इसका गोल मेरे गोल से मीट करता है, ठीक है? इस तरह का कुछ आप बोलोगे, ठीक है? आप पैसों की बात नहीं बोलो, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकते हो यार, ठीक है? कि पैसे के चक्कर में आ गया, ठीक है? लेकिन यही होता है ना, आप लोग यही कहना चाह रहे हो ना कि ये वन ऑफ द माय दिस इज द कंपनी ऑफ माय चॉइस, और मुझे लगता है कि मैं इसमें अपना सबसे ज्यादा दे सकता हूँ, ज्यादा लंबे समय तक रुक सकता हूँ, और इस कंपनी के गोल्स मेरे स्किल के साथ सिंक्रोनाइज कर, ठीक है? ये आप वो अगर स्टार्टअप हुई तो सेम ही रहता कि मैंने देखा इसके बारे में, ग्रोइंग है ये, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सप्लोर ज्यादा कर सकते हैं हम, और ये वो इस तरह की, मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर करूँ, ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, और ये सब इस तरह की बात, ठीक है? तो ये सारी बातें ही आप करोगे जाके, लेकिन इसका सच्चा आंसर क्या है? इसका सच्चा आंसर वही है जो अभी दिया था हमने, कि भाई तू पैसा ज्यादा देगा। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन? कि तू पैसा ज्यादा देगा, मुझे ऐसा लगता है इसलिए बैठा हूं तेरे पास, और नहीं है तो करके देख ले, बाकी सब कुछ है, पैसा ना दे, देख देख तेरी जॉब पे लात मार के चला जाओ, राइट? सो वो सामने वाला ये कह रहा है कि मतलब मुझे लग रहा है कि तू पैसा ज्यादा देगा, इसलिए मैं आया हूँ। और अगर सब कुछ दे रहा, देखो सामने वाला बेवकूफ तो है नहीं, सुबह से शाम तक इंटरव्यू ले रहा है, वो कौन है पता है? उसको ये मालूम है, जैसे बहुत सारे लोग हम में से क्या है, हम लोगों का होम टाउन दूसरा होता है, हम जॉब करने के लिए किसी सिटी में काम कर रहे हैं, तो उसको ये मालूम है कि आप मम्मी पापा, दोस्त यार, रिश्तेदार, बहन भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बचपन अपना सब कुछ छोड़कर आप किस चीज के लिए आ रहे हो यहाँ पर? पैसों के लिए। पैसा ही तो है जो आपको मिल रहा है यहाँ पर, और क्या मिल रहा है आपको? कोई सोशल स्टेटस नहीं, आपके दोस्त नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, मम्मी पापा वाइफ बच्चे, कोई भी नहीं, आप सब चीज को छोड़ देते हो, किस चीज के लिए? पैसों की वजह से। और वो जॉब आपको वहां भी मिल रही थी अपने होम टाउन में, बस उसमें 10,000 रुपए कम थे, यहाँ पे ज्यादा है। तो आप ज्यादा चक्कर, ज्यादा चीजों के, ज्यादा पैसों के वजह से आप यहाँ पर, आप इतने बड़े कमरे में यहाँ रह रहे हो, वहां पर बिस्तर रखे जाते हो इतने बड़े कमरे, ठीक है? और उस कमरे का आप किराया दे रहे हो, जिसमें आपकी साइकिल खड़ी होती है, ऐसे ही खड़ी रहती है फालतू, जो आप चलाते भी नहीं कोई। हाँ, मेरे यहाँ, मैं अपने बता रहा हूँ, मेरे कानपुर में मेरा जितना बड़ा घर है ना, यहाँ पे दिल्ली में, उतने सिर्फ गाड़ी खड़ी होती है, उतने में एक गाड़ी खड़ी होती है, बाकी खाली रहता है। एक गाड़ी है और 2-3 बाइकें हैं, वो खड़ी रहती है, और खाली रहता है। और ये मेरे पूरे घर के बराबर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो दिल्ली में मेरा घर है, ठीक है? तो कोई है नहीं, पूरे फ्लोर पे एक गाड़ी खड़ी होती है, और बाकी कभी पड़ोसी लगा जाएगा, कभी कोई रहता नहीं, पापा रहते खाली, ठीक है? तो ये है, समझ लो आप। और यहाँ पर एक फ्लोर पे हमारा पूरा घर है। तो चलो खैर, तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि सोशल स्टेटस भी नहीं है यहाँ, कुछ ऐशो आराम भी नहीं है, कुछ उसके बावजूद भी
आप यहाँ रह रहे हो, क्या मिल रहा है? पैसा। तो वो जो पैसा है ना, उसको मालूम है कि पैसे के लिए सबको छोड़ाया, तो इसको कोई 2000 ज्यादा देगा ना, या हमको भी छोड़ देगा। ठीक है, वो उसको मालूम है कि शादी थोड़ी कर रहा मालिक, उसको मालूम है, बट कह थोड़ी दोगे, समझे मेरी बात, कह थोड़ी दोगे पैसे के चक्कर में बैठा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या कहना, आपको कहना है कि सर इस कंपनी का ये जो गोल है और ये है वो है, ये जो आप बोलने जा रहे हो ना, ये सामने वाला बोल के निकल गया, आपके आगे वाला भी यही बोल के निकल गया। मानते हो आप? सब लोग का जब यही है तो आगे वाला बोल के निकल गया होगा ना ये बात। तो ये आपको कुछ अलग बोलना है ना, तो आपको क्या बोलना है वो बता। आप जब 1 घंटा पहले गए थे ना, तो आपने पूरी कंपनी को देखा, तो देखा उन्होंने, उसमें कुछ इवेंट हुई कि सर ये कंपनी अभी फॉर्च्यून 500 में आई है, या ये कंपनी ऐसी करी है, न्यूज लगी होती है ना, बुलेटिन होते हैं सामने, कुछ अचीवमेंट्स लिखे होते हैं कुछ ये। ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा सर्च करो वहां पे, वहां देखो। मान लीजिए आप केपीएमजी है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी अब आप वो कर लोगे। अब सब लोगों की एक अच्छी कंपनी है, आपको लगता है कि केपीएमजी अगर मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है, मैं केपीएमजी का फुल फॉर्म पूछ लूंगा, आपको पता ही नहीं होगा। पता है किसी को? जाना सब चाहते हैं, बताओ कौन नहीं जाना चाहता, है ना? कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप केपीएमजी में 1 घंटा पहले पहुंचोगे ना, 20 जगह लिखा है केपीएमजी का फुल फॉर्म। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि आप इंटरनेट पर ये ढूंढ लोगे, ढूंढ ही नहीं पाओगे। आपको वहां पर ना जाकर 1 घंटे पहले अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि 1 घंटे पहले आप वहां पहुंच जाइएगा। ठीक है, चलें बढ़े आगे। तो 1 घंटे पहले जब आप वहां पहुंचोगे, उसके बाद आप वहां पर ये देखो कि सर ये कंपनी अभी फॉर्च्यून 500 में आई है, एशिया में भी ये हुआ था, तो एशिया में नंबर 3 आई है, या इसका ये टर्नओवर इतना बड़ा है, या इसने इतना प्रॉफिट वो किया है, या आईपीओ लेकर आने वाली है, या लिस्ट हो चुकी है, या जो भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप वहां पर जब उस ऑफिस से रिलेटेड, देखो केपीएफजी यहाँ भी है, बेंगलोर में भी है, मुंबई में भी है, लेकिन केपीएमजी में जो गुड़गांव में काम कर रहा है ना, उसको अपनी न्यू जर्सी ऑफिस का पता भी नहीं है कि न्यू जर्सी ऑफिस ने क्या अचीव किया। उसको पता है गुड़गांव ऑफिस का, जो गुड़गांव में बैठा है। तो गुड़गांव ऑफिस का पता होगा ना, तो उसको ज्यादा ट्रैक करेगा, ज्यादा वो करेगा, है ना, वो क्या कहते हैं, इम्पैक्ट करेगा, है ना, वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा उससे। लेकिन अगर आप न्यू जर्सी ऑफिस का बताओगे तो खास मजा नहीं आएगा, या कोई ग्लोबल ज्ञान दोगे तो मजा नहीं आएगा। तो समझ गया मेरी बात? ज्यादा उसको ज्यादा इस चीज से मतलब होता है कि आप उस कंपनी के बारे में कितना पढ़ के आए हो, और स्पेशली उसके ऑफिस के बारे में। चलो, उसके बाद एक चीज जो होती है, जो सबसे अच्छी बात होती है, जो सबसे बुरी बात होती है, वो ये होती है, एम्प्लॉयर कई बार आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, डू यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग। हम लोग क्या पूछते हैं, सर कितने लोगों की टीम है, सर संडे को छुट्टी मिल जाएगी, वो सर सैटरडे को छुट्टी मिल जाएगी, कितने दिन की वर्किंग है, सर कितने लोगों की टीम है, वो सर ना मेरा ना वो सीएफए का लेवल 2 का सर एग्जाम रहेगा 20 तारीख को, तो सर मैं 15 से 20 तारीख तक छुट्टी पर रहूंगा, तो वो मिल जाएगी क्या? ठीक है, इस तरह की सिली बातें हम पूछते हैं। ठीक है, सो सर वो शिफ्ट टाइमिंग क्या रहेगी, वी शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एचआर के लेवल। ठीक है, वी शुड नॉट डिस्कस दिस अपफ्रंट। ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा आपको दंड देने के लिए आपकी सैलरी काटने के अलावा कोई उपचार नहीं है, अगर आप 2-3 दिन का कोई ऑफेंस करते हैं। अभी बताऊंगा आगे क्या कह रहा हूँ। अगर उसने आपसे पूछा है कि आपको क्या, व्हाई डू यू वांट टू, आई मीन व्हाट शुड, आई मीन व्हाट इज योर एनीथिंग यू विश टू डिस्कस। ठीक है, तो अगर वो पूछता है आपसे कि एनीथिंग यू विश टू डिस्कस, तो आपको बोलना है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलनी है जिससे आप कामचोर नजर आओ। पहले क्या बोलना है, मैं एक आपको बोल रहा हूं, ऐसी 10 चीजें हो सकती। उसको ये बताना है कि उससे ये पूछना है कि सर आप ये बताओ मुझे कि सर अगर मान लो मेरा होता है, आप लोग क्या पूछ लेते हो, सर जैसे आपने मेरे से 10 मिनट बात करी, आप बताइए कि मतलब सर मुझे किस चीज में काम करना है, मतलब मेरे बारे में सर कोई फीडबैक दे दीजिए। अरे वो कोई एग्जामिनर है क्या आपका, उसने पैसे ले रखा है आपसे, आपको असेस करने बैठा है। नहीं, कोई आदमी बुरा नहीं बोलना था, अगर आपकी कोई कमी भी है ना, तो भी आजकल कोई बुरा नहीं बोलना, क्यों बोलेगा बुरा? तो आप उससे तो भूल ही जाइए कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक देगा यार, नहीं एवरीथिंग वाज ओके, और उसके बाद क्या देगा, इसको मत भेजना आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है कि सर अगर मान लीजिए मेरा इस प्रोफाइल में सिलेक्शन होता है, ठीक है,
तो मुझे कौन सी ऐसी स्किल है जिसको और अपग्रेड कर लेना चाहिए जिससे मैं जब काम करूं तो मेरे लिए इजी हो जाए। ठीक है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप बहुत ईगर हो इसमें काम करने के लिए और आप फर्दर भी पढ़ना चाहते हो, चाहे आपका इंटरव्यू कितना भी अच्छा गया, फिर भी आप पूछो कि कौन सी ऐसी ज्यादा स्किल्स हैं जिन पर मुझे काम करने मिलेगा और मैं किन चीजों को और ज्यादा शार्पन कर लूं। कैन यू गिव मी सम रेफरल या कोई रेफरेंस ऐसा दे सकते हो जिससे मैं पढ़ सकता हूँ वो टॉपिक, अगर वो कोई टॉपिक बोले ये काम करना, यहाँ पर ना पिच बुक वगैरह ज्यादा बनती है तो पिच बुक के बारे में पढ़ लेना। तो कहना सर कोई है आपके पास हैंड आउट या कुछ ऐसा लिंक वगैरह हो जिससे मैं जिस सोर्स से मैं पढ़ सकता हूँ। अगर वो कहे नहीं है कुछ भी है, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, I'll see myself, मैं देख लूंगा सर, थैंक यू वेरी मच सर आपने। ठीक है, ये एक बात है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी कंपनी के एम्प्लॉय बन गए, लेकिन ये क्वेश्चन तब पूछा जाएगा जब आप 10 में से 8 क्वेश्चन के आंसर दे चुके होगे तब। अब 10 में से 4 क्वेश्चन के आंसर दिए, 6 के नहीं दिए, मुंह दबाए बैठे हो, और वो पूछेगा तो क्या बताओगे? उसको आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे उसको लगे कि ये अपने आप को अपग्रेड करते रहने वाला बंदा है, ऑनगोइंग बंदा है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि इस तरह की कोई समस्या होती भी है जो मैंने कही कि CFA लेवल 2 का एग्जाम है, 2 दिन की छुट्टी गई होगी, आपके भाई की शादी है 4 दिन बाद, आप अभी ज्वाइन नहीं कर सकते, 20 दिन बाद ज्वाइन करोगे। ये सारी बातें उस डिस्कशन रूम से निकल आओ बाहर और किसी को मत बताओ, चुप रहो। उसके बाद जब आपका ऑफर लेटर आ जाए, उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज है कि भाई वो कहे 5 तारीख से ज्वाइन करो, तो कहो मैं 10 तारीख से करूंगा, 8 तारीख से। अब वो इतना बड़ा प्रोसेस कर चुका है, वो 5 दिन के लिए दोबारा प्रोसेस नहीं करेगा किसी का। आप समझे मेरी बात? एक HR, दूसरा HR, तीसरा HR, 2-3 लोग आपके इन्वॉल्व हैं उसमें, 10 दिन से प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद आपका ऑफर लेटर भी साइन हो गया, उसके बाद आप कहोगे नहीं 5 नहीं 8 तारीख को ज्वाइन करूंगा। आपको क्या लगता है क्यों कहेगा नहीं 8 को नहीं ज्वाइन कराएंगे? वो 2-3 दिन में ऐसे भी कहा IAS ऑफिसर नहीं हो 3 दिन में जनता लुट जाएगी। ठीक है, तो वो करेगा एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद आपने ये सब कर लिया, CFA अगर मान लो CFA का एग्जाम है, CA का एग्जाम है, व्हाटएवर, 2-3 दिन की छुट्टी आपको चाहिए, तो आप वहां, हो सकता है ज्वाइनिंग के 6 दिन बाद ही चाहिए। मान लो आपने 8 तारीख से ज्वाइन किया और 16 से 20 तारीख को आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो 16 से 20 तारीख को आप 15 तारीख को डाल दीजिए, 14 तारीख को डाल दीजिए कि आई विल नॉट बी अवेलेबल टू कम बिकॉज आई हैव CFA एग्जाम और मुझे 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए। अब 4 दिन की छुट्टी में वो आपकी ज्यादा से ज्यादा 4 दिन की सैलरी काट लेंगे बस। अब वो 4 दिन की छुट्टी की वजह से दूसरा बंदा को नहीं हायर करेंगे। लगता है आपको करेंगे, लगता है आपको करेंगे, लेकिन ये बात आप पहले बता देते ना तो ये 50 नखरे मारते, नहीं नहीं वो ना वो नहीं, हमें तो ऐसा बंदा नहीं चाहिए, वो CFA अगर आपका निकल जाएगा तो फिर आप अपग्रेड कर लोगे, दूसरी जगह चले जाओगे, ये बता बात सब कुछ मत बताओ। और जब बोले कि क्यों तो कहते मैं लिखा तो था मैं CFA लेवल 2 कैंडिडेट हूँ, रिज्यूमे में साफ साफ लिखा था मैंने। ठीक है, निकाल दो। आप बोल दो निकाल दो, ऐसे नहीं निकालता कोई। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद आप आए हो, 20 लोगों को 30 लोगों को रिजेक्ट करने के बाद एक बंदा सेलेक्ट हुआ है। अब हम उसको भी वो करते फिर से A² 1 से हम शुरू करें, वो होता नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपको डिस्कस ही नहीं करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होगा, मैनेजर गुस्सा हो गया, हो जाए कोई बात नहीं, सही हो जाएगा अपने आप से, मालूम है कि 4 दिन में दूसरा नहीं आता। चलो खैर आगे चलते हैं। उसके बाद सैलरी डिस्कशन पे। ठीक है, सैलरी डिस्कशंस पर मैं सबको अलग अलग बताऊंगा बिकॉज सबका अलग अलग तरीका है। कोई बिल्कुल फ्रेशर है, लुकिंग फॉर द फर्स्ट नॉक है, कोई ऐसा है जो ले रहा है दूसरी रिलेवेंट, तो इस सैलरी के बारे में सबको 1 to 1 बताऊंगा। ठीक है, कोई भी चीज सैलरी के मामले में वो नहीं होती है, मतलब क्या बोलते हैं कि सब पर एक ही रूल अप्लाई नहीं होता है, लेकिन हाँ यू शुड ऑलवेज हैव वन फिगर इन योर माइंड कि चाहे आप एक्सपीरियंस हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे कोई भी हो, आपके दिमाग में एक फिगर जरूर होना चाहिए कि इस फिगर से नीचे मुझे नहीं जाना। ठीक है, चलो उसके बाद ये इंटरव्यू भी आपका खत्म हो गया, फेस टू फेस इंटरव्यू खत्म। अब आई बात किसकी, अब आपकी आई बात, तो अब आपकी जो वो आई क्या कहते हैं, अब आपकी बारी आती है कि अब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, है ना। इंटरव्यू की कॉल आ गई, इंटरव्यू दे आए, जाके कोशिश करें कि आपको ये पता चल जाए कि आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है या किसने लिया है। अगर जिसने भी लेने वाला, अगर आपको ये पहले ही पता चल जाता है कि लिंक्डइन पर, तो आप उसे लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पर सर्च करो, देखो वो किन की स्किल्स पे काम कर रहा है,
ठीक है, लिंक्डइन पर होती है ना की स्किल्स, होती है ना की इंटरेस्ट, की स्किल्स ऐसे करके, तो वो की स्किल्स पर देखो कौन से की स्किल्स पर वो काम कर रहा है, जिन की स्किल्स पर वो काम कर रहा है उन की स्किल्स से रिलेटेड चीजों को कर लीजिए, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लीजिए, वो उसी में से पूछेगा, उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो उन्हीं में से पूछेगा, वही पूछेगा, मेरे साथ शेयर कर देना, मैं आपको बता दूंगा क्या पूछने वाला है। ठीक है, तो आप जरूर किसी भी इंटरव्यू से पहले जो भी आपका लेने वाला अगर आपको पता चलता है तो उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर चाहिए, देखो कि वो क्या काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको वही काम करवाना है आपसे, तो वही चीजें पूछेगा, उसको आता ही वही है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है ये मैं बता देता हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कुछ, वो मैं आपको दूंगा अभी, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मुझे 3rd सेशन भी आपका लेना पड़ेगा। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली आई विल मीट यू टुमारो। ठीक है, तो वो इंटरव्यू प्रिपरेशन और पोस्ट जॉब बिहेवियर, ये दोनों चीजें मैं आपको कल बताऊँ। ठीक है, इंटरव्यू की मतलब इंटरव्यू में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, उनको अगर आपको नहीं आता है तो कैसे उसे आप हैंडल करोगे, ये सारी चीजें। और उसके बाद कल बहुत छोटा सेशन होगा, मेरे ख्याल से 1.5 आवर का सेशन होगा कल मैक्सिमम। और उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस कैसे लोगे और रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे डालनी है, लिंक्डइन वगैरह की चीजें भी बताऊंगा मैं थोड़ी बहुत। जैसी जो चीजें लिंक्डइन के ऊपर होती हैं वही चीजें जॉब पोर्टल्स के ऊपर होती है। लिंक्डइन को मैंने बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो कल कर दूंगा, थोड़ा बहुत करूंगा। लिंक्डइन पर अगर डिटेल्ड डिस्कशन करना है आप लोगों को, 3 बजे से अभी मेरी क्लास है दूसरे सेशन में, दूसरे बैच में, तो अगर किसी को ज्वाइन करना है, कोई फ्री है तो वो कर सकता है। उसके अंदर 1.5 2 आवर का एक सिर्फ लिंक्डइन का सेशन है। ठीक है, तो अगर किसी को करना है तो वो कर सकता है। और वो काजल मैम से आप कह देना कि अंकुर सर का लिंक्डइन वाला सेशन हो रहा होगा, तो वो 3 बजे है, उसका लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, और मैं कल इंटरव्यू प्रिपरेशन बताऊंगा, मॉक इंटरव्यू कैसे होंगे, क्या होंगे, अब आप लोगों को जॉब के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा कि अब आप लोग हमारे जो प्लेसमेंट सेल है इसमें कैसे रजिस्टर होंगे, उसके बाद क्या क्या करना रहेगा, सर्टिफिकेशन कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें आपको। अभी आप लोगों ने DCF वैल्यूएशन तक किया है ज्यादातर लोगों ने। ठीक है, तो उसके बाद का जो है पार्ट, ये बहुत क्रूशल पार्ट है। जो चीजें आपको जब तक आप कर नहीं लोगे चीजें, जब तक आप ये जो मर्जर एंड एक्विजिशंस और ये सारी, जब तक आपका रिज्यूमे रिच नहीं होगा बहुत। ठीक है, उधर वो भी करते चलिए, इधर ये भी करते चलिए। ठीक है, जॉब आपको अभी तक आपने जितना किया इसमें भी मिल जाएगी, लेकिन इसमें फिर आपको आगे दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आपको वो जो सारी चीजें करनी है, और अभी जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं इससे रिलेटेड आपको एक रिज्यूमे बनाना है। उसके बाद मैं 1-to-1 बैठूंगा सबके साथ ड्यूरिंग दिस वीक, सबके साथ बैठूंगा और सबका रिज्यूमे अलग अलग तरह से बनेगा। अब आप लोग जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कह रहे हो कि सर वो सैंपल रिज्यूमे मिल जाएंगे क्या, है ना, तो आप लोग एक बार सही सही बताइए कि मेरे सेशन से मजा आया आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज मिली जो पहले नहीं मिली थी? सही सही बताओ आप लोग चैट पे बताओ मुझे। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर, अच्छा लगा सर, अच्छा लगा, मजा आया सर। आज तो मैंने कोई कहानी भी नहीं सुनाई, उस दिन तो मैंने कहानी भी सुनाई थी। चलो सर छोटी छोटी बातों से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, जैसे सॉक्स का आपने बताया, उसके बाद गुड मॉर्निंग सबको बोलना है जितने भी इंटरव्यूअर होंगे, तो वो सब पॉइंट सारे हमने नोट कर लिए कि कैसे मतलब 1 घंटे पहले पहुंचना है, सब कुछ देखना है वहां पे क्या कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने ये 1 घंटे पहले वाली बात कही, मैं इस पर एक चीज और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं ये भूल गया था तो आपने बताया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। चल देखो क्या है कि 1 घंटे पहले पहुंचना का एक तो ये था कि आपने कंपनी के बारे में देख लिया। एक छोटी सी चीज और थी, वो ये थी कि आप लोगों ने कई बार मतलब उसमें गए होंगे, कभी लोकल मार्केट में जाओ या कुछ ऐसे करो, तो क्या होता है कि लोकल मार्केट में जाने के बाद आप लोग लोकल मार्केट या कहीं भी कभी आप शॉपिंग के लिए जाओ, तो आप पहली दुकान पे जाते हो, आपको कुछ एक चीज समझ आती है, फिर उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो एज बीइंग अ इंडियन ह्यूमन नेचर कि अच्छा ठीक है भैया इसको रखिए और हम अभी आते हैं है ना, और फिर आप सारी दुनिया घूम लेते हो लेकिन आप वही पहली वाली चीज ले लेते हो। होता है ऐसा, होता है ना ऐसा। उसके बाद ये तो एक बात है, ये एक सिम्टम है, होता है किसके किसके साथ हुआ आज तक,
जब भी आप शॉपिंग करते हो ना तो 70% आपके साथ यही होता है। जो लोग लोकल मार्केट से लेते हैं ना उन लोगों के लिए तो 70% यही होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरह का क्या होता है कि हम उससे कह के जाते हैं कि आई विल लेट यू नो भैया हम आ रहे हैं अभी, और फिर वो आते नहीं आते ना, नहीं आते। अगर लेना भी होगा तो हो सकता है आए ना आए, ऐसे ही रिक्रूटर करता है। रिक्रूटर करता है ठीक है आई विल लेट यू नो, आप जाओ, फिर उसके बाद कोई बेटर मिल गया तो वहीं लेके निकल गया, और नहीं मिला तो फिर वापस आ गया। और अब आप कह रहे हो 4 दिन बाद कॉल आई है, तो भैया पूरी मार्केट देख रहा है आपका, ठीक है। तो ये बात है। अभी मैं ये बोल रहा था कि पहले की बार और 80% बारी ऐसा, 70% बारी ऐसा होता है कि आप पहली बार जाते हो, उसको जो पसंद आती है फिर आप सारी दुनिया ढूंढ लो, आपकी नजरों में वही बसा हुआ है, ठीक है। आप जा रहे हो क्योंकि आपके साथ वाले ने कह दिया, मम्मी ने, भाई ने, फ्रेंड ने, कि चल यार देख लेते हैं और भी जगह, लेकिन आपके दिमाग में यही है कि यार यही लेना है, ठीक है। बस आप अब क्या करने लगते हो कि जब आगे जाते हो तो आप और चीजों को नेग्लेक्ट करने का, नो बोलने का रीजन ढूंढने लगते हो कि छोड़ यार ये नहीं, लंबा बहुत है, अरे रहने दे यार ये गर्मी में नहीं चलेगा आगे, क्योंकि आपके दिमाग में पहले वाला फंस गया है, ठीक है। ये पता क्यों होता है मालूम है? क्योंकि पहली जो चीज होती है ना सबसे ज्यादा अटेंशन को ग्रैब करती है। चाहे आप पहला प्यार, पहला जिसका जैसे बच्चे होते हैं, या पहला स्कूल होता है, पहली कोचिंग होती है, पहली कोई भी चीज हो ना, वो उसमें अटेंशन सबसे ज्यादा दी जाती है, ठीक है। तो हम जब पहले दुकान में जाते हैं, पहले शोरूम में जाते हैं, तो हम सबसे ज्यादा अटेंशन उसको देते हैं और हम वहां डिसाइड कर लेते हैं। वैसे ही जब आप किसी कंपनी में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो पहले 4-5 लोगों में तक उसका ना अटेंशन बहुत होता है। वो अच्छे से नहा धो के आता है, भगवान के हाथ जोड़ के आता है, और उसके बाद वो कहता है हाँ भाई तू बता। उसके बाद 5-6-7 के बाद ना उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल लोएस्ट होने लगता है, और लंच के बाद तो आप मान लो कि उसका मन ही नहीं करता वापस आने का, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि आप लोग बैठे हो वेट कर रहे हो, हाँ भाई तू बता दे, अच्छा तू बता। आपने देखा होगा जिनके नाम A B C से D से होते हैं, उन लोगों के तो इंटरव्यू या वाइवा ठीक होते हैं अगर आप लोग स्कूल कॉलेज की बात करें। उसके बाद जो S वाले होते हैं, जो M वाले होते हैं, ये अच्छा तुम बताओ यार तुमसे क्या पूछ ले, अच्छा बताओ, वो मूंगफली खा रहा है और पूछे जा रहा है, हाँ बताओ, ठीक है, हाँ ठीक है चलो, ठीक है। तो उनकी ना एवरेज मार्किंग हो जाती है, लेकिन जो पहले वाले होते हैं उनकी एक्चुअल मार्किंग होती है। तो वो जो रिक्रूटर है ना, वो 4-5 लोग जो है, 4-5-6 में वो डिसाइड कर लेता है किसको लेना है। उसके बाद तो फिर वो बहुत ही एक्सेप्शनली अलग हो तो कुछ बात अलग है। अदरवाइज आप लोगों के सिलेक्शन नॉर्मली स्टार्टिंग के 3-4 कैंडिडेट के अंदर अंदर हो जाते हैं। आप कभी भी देखना, अगर 3-4 कैंडिडेट हैं तो अगर आप फर्स्ट 3-4 कैंडिडेट्स लो तभी आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तभी आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो 20 लोग हैं और आपका 18th नंबर पे, 15th नंबर पे आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो, ठीक है। तो ये इसलिए भी मैंने बोला कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती तब है, मतलब प्रेफरेंस या ये कह लो अटेंशन तब मिलती है जब आप जल्दी पहुंचते हो, जल्दी जाते हो, ठीक है। ये बात रिक्रूटर ने जब आपके नाम की पर्ची बनाई थी तब की भी बात कर रहा हूँ, ये बात तब की भी है जब आप अंदर जाते हो, बहुत सारी ऐसी, ठीक है। तो ये वाली बात मिस हो गई थी, तो ये बात अच्छा हुआ आप लोगों ने डिस्कस कर ली। इसके बाद मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें बता दी हैं, पोस्ट जॉब बिहेवियर और लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा, और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ये बातें मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। कल का सेशन हमारा 1.5 आवर का मैक्सिमम होगा, आगे का पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा उसमें, और रिज्यूमे में कैसे अपने रिज्यूमे को रिच बनाना है, कुछ प्रोजेक्ट किस तरह से डालने हैं, लिंक्डइन को कैसे रिच करना है, ये सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। 1.5 आवर से ज्यादा का सेशन नहीं होगा। उसके बाद जो रिज्यूमे सैंपल आप लोग कह रहे हो मिलने की बात, रिज्यूमे सैंपल जिसको चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को एक रिव्यू डालना है गूगल पे बढ़िया सा, ठीक है। जो रिज्यूमे रिव्यू डालता रहेगा गूगल के ऊपर, अपने रिव्यू का एक वो डालना, क्या कहते हैं, स्क्रीन प्रिंट, उसके नीचे अपनी ईमेल आईडी लिख देना, मैं भेज दूंगा आपको सैंपल। ये जो 2 दिखाए हैं इसके अलावा भी 1-2 और, ठीक है। मैं वो स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दूंगा मैम को, कंसर्न मैम को, वो आपको, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मेट्स दे देंगी आपको, ठीक है। लेकिन एक आपको मैं वो करना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम लोग जब रिज्यूमे सैंपल देते हैं तो आपको हम एक्चुअल रिज्यूमे दे देते हैं, जो जैसे हमारे किसी स्टूडेंट हैं उन्होंने बनाए हैं, तो वो एक्चुअल रिज्यूमे दे देते हैं। कभी कभी उनकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उस पर होगी, ठीक है, एक्चुअल ईमेल आईडी होगी, एक्चुअल मोबाइल नंबर होगा। प्लीज डू नॉट ट्राई टू रीच,
ठीक है, नहीं तो लोग कहेंगे कि सर आपने पब्लिक कर दिया मेरा इन्फॉर्मेशन। कभी कभी वैसे तो हम ज्यादातर चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट अगर कभी चला जाए तो आप प्लीज उसको रीच ना करें, ठीक है। वो फिर हमें आगे के लिए फिर वो कर देगा कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिर उसमें से छुपाने लगेंगे आपके, ठीक है। तो और वैसे हमारे कोई भी स्टूडेंट ऐसा करते नहीं है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है ये बात, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत जीनियस हो, जेन्युइन हो, डिसेंट हो सब लोग, लेकिन मैं फिर भी एक बार जस्ट बोल दे रहा हूँ, जैसे कि बोले कभी मन में आए ये बात, तो वो शायद एक्चुअल नंबर्स होते हैं, एक्चुअल ईमेल आईडी होते हैं, डू नॉट ट्राई टू रीच, ठीक है। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, गूगल रिव्यू जिसका जिसका आता रहेगा उसको सैंपल मिलते रहेंगे, और बाकी के प्रोसीजर के लिए भी ओपन है, ठीक है। कल की क्लास का आज वाले टाइम आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच, आई बिलीव कि मजा आया होगा आप लोगों को। जिसको लिंक्डइन का सेशन करना है वो 3 बजे से कर, ठीक है। काजल मैम से बोल देना, वो आपको लिंक भेज देंगे।